आज जैसा कि सदन में हम 3 दिन से लगातार महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। योग के बाद योग क्लास होने के बाद अब हम जो है, जब हम आहार के सत्र में आते हैं तो 3 दिन से हमारे आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी का जो संवाद चल रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण संवाद है। आज 701वां दिन है, 700 दिन पूर्ण कर चुके हैं। आज हमारा 701वीं क्लास, जिसमें अ, विभिन्न कीटनाशक, डीएपी, यूरिया आदि जो रासायनिक खाद हैं उनका ऑप्शन प्राकृतिक जैविक खेती में क्या हो सकता है, इस विषय को लेकर के लगातार हमारे बहुत ही विद्वान श्री रघुवीर सिंह रावत जी जो देहरादून से हम सबको आज क्लास में संवाद करेंगे। और आज का विषय है कि यूरिया खाद का ऑप्शन, हम यूरिया न डाल करके यूरिया की जगह हमें क्या डालना पड़ेगा, या किन किसानों ने क्या डाला है जिससे उनको उसकी नाइट्रोजन की पूर्ति हुई है, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो मैं आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूं, और हमारे अनुभवी किसान भी संवाद करेंगे, और जिन्होंने कोई प्रयोग किए हों और उनका परिणाम अगर अच्छा आया है, या जो भी अनुभव उन्होंने देखा है वो जरूर शेयर करें। तो मैं रघुवीर सिंह रावत जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए मंच पर और अपना मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। ओम। आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी अभी तो लेफ्ट हो गए शायद। जी, आवाज आवाज नहीं आई अभी? नहीं है सर। शरद वर्मा जी, सादर आमंत्रित हैं आप। अभी रघुवीर सिंह रावत जी रावत नेटवर्क सर में जुड़े नहीं है। नहीं है। हाँ, उनको कॉल कर रावत लीजिए। साहब, रावत कॉल साहब कर ले। नहीं है क्या? नहीं, अभी नहीं है। अभी तो आप रघुवीर, हाँ, आप कॉल जब तक रंजना जी संवाद करती हैं तब तक आप जो है अपना अनुभव जरूर शेयर करें। या हमारे भुवनेश्वर राय जी हैं, भुवनेश्वर राय जी से ले लेते हैं पहले संवाद। आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बहुत दिन से आपका मार्गदर्शन नहीं प्राप्त हुआ है सदन में। जी जी आदरणीय हाँ, और चूंकि ये विषय आपका है, जी। किसानों को, क्योंकि अभी हमारे मूंग की बुवाई हो रही है, और कई जो हमारे नर्मदा क्षेत्र में हैं 3 फसलें लेते हैं, मूंग की बहुत बुवाई करते हैं, जिसमें इसके लिए हमें कैसे खेत तैयार करना है, और कीटनाशक कोरोजन 4 बार डालते हैं जो जहर है, टोटल जहर है, उसकी एवज में हमें क्या करना चाहिए, ऐसा मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। तो जो विषय था यूरिया की पूर्ति कैसे होती है, इस पर भी आप चर्चा कर सकते हैं। आप मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। जी जी आदरणीय ओम, सभी को सादर प्रणाम। एक विशेष कार्यक्रम की वजह से मैं थोड़ा सा ऐसी जगह पर आ गया हूं जहां चारों तरफ रोड है और गाड़ियां आ जा रही हैं, और ये पूरा आवाज हमारे ख्याल से आप लोगों को भी जी जी, थोड़ा चलिए सा एक अभी। किनारे हूँ। और हाँ, अभी जब आप उसमें आ जाएंगे साइलेंट जोन में, तो फिर आप अपना हैंड रीच कर देना, तो हम आमंत्रित कर लेंगे आपको आदरणीय जी। जी ठीक जी जी। ठीक है, ठीक हम्म, ठीक जी जी। ठीक। ओके। जी, आदरणीय आदरणीय शरद वर्मा जी। जी ओम, सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की योगशाला बहन जी ने बहुत अच्छी ली, और आज का जो यूरिया ना डालने पर या यूरिया कैसे उपयोग होता है, कल रावत साहब ने बताया था कि आप कोई अगर दलहनी फसल, मूंग वगैरह, अगर आप किसी चीज का यूरिया पूरा करना हो तो उसको डिकम्पोज में करके उसको आप डाल सकते हैं, जिससे यूरिया की पूर्ति हो सकती है। ऐसे ही आपने जो सरसों लगाने वाले हैं किसान, उनके लिए बताया कि सरसों से माइक्रो राजा की कमी हो जाती है, जो अन्य मक्का या अन्य क्रॉपों से पूरी होती है। आपका कहना है कि क्रॉप का रोटेशन होना बहुत जरूरी है, क्रॉप को आप बार बार बदलें।
एक ही क्रॉप को ना लें। जहां तक यूरिया की पूर्ति का, जो दही वाला है और जिसमें वो डालते हैं तांबे का, लेकिन वो कहीं भी साइंटिफिक तरीके से ये प्रूफ नहीं हो पाता कि प्लांट को वो नाइट्रोजन दे पा रहा है। तो और कोई सदन में जैसे नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए अगर कोई अपना प्राकृतिक या जैविक तरीका बता सके इस सदन को, तो बहुत अच्छा रहेगा। जी ओम। आदरणीय रावत जी उपस्थित हैं सदन में, भरत भैया। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले गेहूं आदरणीय लगाते हैं ना, रावत मूंगफली जी मूंगफली जी लगाते हैं ना। जी इनकी मूंगफली बंद कर दें। ओम। जी 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 ओ सदन को आदरणीय मेरा प्रणाम। जी आज की चीफ गेस्ट महोदय उपस्थित सर है, आ गए सर। सादर आमंत्रित हैं। जी हाँ, तो ये डिसाइड हुआ था कि वार्ता करेंगे कि नाइट्रोजन पौधे को कहाँ से मिलेगा। और ये अभी शरद जी भी कह रहे थे, और शरद जी को काफी नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि काफी इंटेंसिव खेती करते हैं। शायद 2 बार मक्का आप उगाते हैं और एक फसल आप उसमें लेते हैं दलहन, मतलब मूंग की है। तो साल में 3 फसल आप लेते हैं 1 एकड़ से। जो आपका कल्टीवेशन पैटर्न है। अ, दूसरा ये है कि जो मक्का है, मक्का आपका मेन क्रॉप है, जिस जिस पे आपकी इंडस्ट्री भी बेस है। और मक्का एक C4 प्लांट है। C4 प्लांट मतलब कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो, जैसे मक्का हो गया आपका, गन्ना हो गया, और ये आपका ज्वार हो गया, और बहुत सारे हमारे ये नेपियर ग्रास हो गई। ये ऐसे पौधे हैं जो, इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इसका कारण ये है कि ये जब इसका क्या कहते हैं, ये जो है जब रात में भी खाना बनाते हैं। नॉर्मली पौधा जब अ, दिन में सूरज की किरण उसकी पत्तियों पे पड़ती है तो खाना बनता है पत्तियों में, पौधे के लिए, जो कार्बन की बात हो रही है। और लेकिन C4 प्लांट में जब, और ये जो खाना बनता है, ये स्टोमेटा जो उसमें रंध्र होते हैं पत्तियों में, उसको खुलता है वो, और उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, फिर सूरज की उसमें खाना बनता है। लेकिन C4 प्लांट में जब सूरज नहीं भी है और उसकी लाइट अंदर नहीं भी जा रही है, या तब भी खाना बनता है। इसलिए इन पौधों में तेजी से ग्रोथ होती है। और तेजी से ग्रोथ ये प्रकृति के थ्रू होती है। तो तेजी से न्यूट्रिएंट का, क्योंकि ग्रोथ है तो थोड़ा बहुत आपको न्यूट्रिएंट भी कंज्यूम करेंगे वो ग्रोथ के लिए, क्योंकि ये सब जुड़ा हुआ है। तो इन पौधों में थोड़ा, जो मॉडर्न साइंस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो NPK का जो रेशियो है वो हायर है अन्य उनसे, अन्य क्रॉप में जो रिकमेंडेड है। और अगर मैं उसके हिसाब से लूं कि लगभग कितना हमें नाइट्रोजन एक मक्के की फसल के लिए चाहिए होता है, तो लगभग जो
जो वेस्टर्न जो जो हमारा साइंस के हिसाब से हमें लगभग 125-30 किलो पर हेक्टेयर नाइट्रोजन या 150 किलो करीब नाइट्रोजन चाहिए होता है, और ऐसे ही 50-60 किलो फॉस्फेट, ऐसे ही 40-50 किलो पोटास, इतनी एक फसल के लिए आवश्यक है। और 2 फसल ले रहे हैं हम साल में, 3 फसल ले रहे हैं, तो आप लगा लो कि नाइट्रोजन तो कोई बात नहीं, पर फॉस्फेट, स्पेशली मैं बोलूँगा फॉस्फेट तो डिप्लीशन होता है, और 1 क्विंटल से ऊपर जो है फॉस्फेट पर हेक्टेयर हर हर क्रॉप को चाहिए। अगर पूरे मतलब जितने भी क्रॉप हम उगा रहे हैं, तो जो भी हमारी मिट्टी है उससे वो फॉस्फेट निकलता है। और अगर जैविक हम कर रहे हैं, बाहर से नहीं डाल रहे, तो वो डेफिनेटली कम होगा। और फॉस्फेट भी बहुत जरूरी है। गन्ना अगर फॉस्फेट कम होगा तो गन्ना लटक जाएगा, खड़ा नहीं रहेगा। तो जो स्ट्रेंथ गन्ने को मिलती है, वो गन्ना या मक्के को मिलती है, वो किसी भी पौधे को मिलती है, वो फॉस्फेट से स्ट्रेंथ मिलती है। तो पहले भी जैसे जिस दिन मैं कह रहा था कि हमें अपनी मिट्टी के जो ओरिजिनल जो प्राकृतिक तत्व हैं जो ऑलरेडी मिट्टी में है, उसमें पोटास भी है, फॉस्फेट भी है, नाइट्रोजन नहीं है, कैल्शियम मैग्नीशियम है, है। सल्फर है भी नहीं भी, क्योंकि सल्फर एक बाई प्रोडक्ट भी हो सकता है जो बाद में बन सकता है। तो ये हमें इसको अपनी खेती में लाने के लिए ये है कि हमारी खेती में या तो हम प्राकृतिक खेती करें, और अगर हम केमिकल खेती कर रहे हैं या प्राकृतिक खेती नहीं कर रहे हैं, हम ऑर्गेनिक कर रहे हैं। अब ऑर्गेनिक और प्रकृति में यहीं पे अंतर मैं बताता हूँ। ऑर्गेनिक थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड खेती है, आपने वर्मी कंपोस्ट बनाया, बाजार से लिया, प्रोम लिया, या बहुत सारे बायो फर्टिलाइजर लिए और सर्टिफाइड, और आप खेती कर। प्रकृति थोड़ा अलग है। प्रकृति में आप एक सिस्टम डेवलप कर रहे हैं खेत में कि आपको कमी ना हो, और एक जिसकी मैंने परसों बात की थी वैसा सिस्टम जीवाणु बेस। जीवाणु तो उसमें भी होता है, लेकिन ये जरा गंभीर और बहुत गहन तरीके से होता है। और ये जो मतलब न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो इसके लिए या तो हम अगर थोड़ा ऑर्गेनिक कर रहे हैं, तो हमें तब मिट्टी को काफी ओवरहॉलिंग करनी पड़ेगी। जो मैं कह रहा था कि जो सीबीआर टेक्निक है उसके तहत अगर हम एक छोटी सी 1 इंच की लेयर नीचे की मिट्टी ऊपर डाल दें, तो काफी फर्क पड़ेगा। ये जो परसों कहा मैंने कि जो जीवाणु का रोल है, जो जीवामृत का रोल है, या कोई भी कल्चर, पहली बात तो ये है कि कोई भी कल्चर, जी गोबर का जो हम जीवामृत बना रहे हैं वो एक कल्चर है, वो खाद नहीं है। उसको खाद के रूप में कतई न लें, वो एक कल्चर है। उसमें क्या कहते हैं, जीवाणु है, एक ग्रुप ऑफ जीवाणु है, मतलब कई तरह के जीवाणु हैं, और जो हम मल्टीप्लाई करते हैं और फिर मिट्टी के अंदर जाके वो वहां भी मल्टीप्लाई होते हैं। और यही नहीं है, फिर हमारा ये गोकृपा अमृत हो गया, आपका वेस्ट डिकम्पोजर, ये भी कल्चर ही है। ये थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है, इसके भी वही रिजल्ट है। जरूरी नहीं है कि जीवामृत के ही वही हैं, उसके भी हैं। मैंने बहुत किसानों से बात की, वेस्ट डिकम्पोजर बहुत सारे यूज कर रहे हैं,
और ये गो कृपा अमृत भी, तो इसके भी अच्छे रिजल्ट है। और अच्छे रिजल्ट क्या, वो भी इसी तरह जीवामृत की तरह काम करते हैं। हम जब तो मैं पहले बेसिक उसका, क्योंकि वो पूरा नहीं हुआ था, ये मैं बता दूं कि जो मैं बात कर रहा था कि भाई हमारा जो ये जो जीवामृत वाला जो जो सुभाष पालेकर करने बोला कि हमें बार बार जो है जीवामृत डालना है खेत में, और हमें जो भी तरीका आप अपनाएं वो उसका मूल हमारा जो उद्देश्य है कि हम खेत में जीवाणुओं की संख्या बढ़ा रहे हैं, और जीवाणुओं की संख्या बढ़ाने के लिए हमारे खेत में अच्छा आ, कार्बन होना चाहिए, मतलब जैविक तत्व होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए। और कार्बन कहाँ से आएगा, इसके इसको सभी जानते हैं कि हरी खाद, या फिर आप क्या कहते हैं आपका फसल चक्र, और और अ, आप जो अच्छी कड़ी जो कंपोस्ट खाद उसमें डालते हैं, तो ये सब उसके स्रोत है। और जो फार्म वेस्ट है या इस तरह का, ये छोटा विषय नहीं है। तो ये जो मेरे पास एक डेटा है, कि अगर हमारी जो प्राकृतिक खेती में हमारी अगर जमीन में अच्छा खासा मतलब माइक्रोब्स है, जैसा कि परसों बात हो रही थी, तो हम हमें कितना मतलब क्या क्या न्यूट्रिशन मिल सकता है। तो इस पे मैंने उस दिन कहा था कि जीवाणु की भी एनालिसिस हुई है। जीवाणु अगर मर जाते हैं, जीवाणु की ज्यादा जिंदगी नहीं होती है, 2-3 दिन होती है, और ये टूटते रहते हैं, मरते रहते हैं। ये कोई ऐसे बच्चे नहीं देते हैं, ये टूटते रहते हैं, 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, है ना। तो इतने इस तरह से ये बढ़ते भी हैं कि आपका एक जीवाणु 24 घंटे में 1 करोड़ हो जाता है, और ये मरते भी रहते हैं, क्योंकि अगर इनका भोजन थोड़ा कम पड़ गया तो ये मरते रहते हैं। जब तक इनको भोजन मिलता है ये बढ़ते रहते हैं, जब भोजन नहीं मिला तो ये मरते रहते हैं। तो इन जीवाणुओं का भी एनालिसिस किया गया है कि एक जीवाणु अगर मरता है तो उसमें क्या क्या होता है। तो इसमें होता है कार्बन 40%, नाइट्रोजन सॉरी कार्बन 20 से 30%, नाइट्रोजन होता है 40%, ऑक्सीजन 14%, सोडियम 1%, कैल्शियम 0.5%, मैग्नीशियम 0.5%, हाइड्रोजन 8%, फॉस्फेट 3%, पोटास 1%, सल्फर 1%, क्लोरीन 0.5%, लोहा 0.2%, अन्य सूक्ष्म तत्व जिसमें कॉपर, आयरन या बहुत सारी चीज, जिंक, ये भी 0.3%। और अगर 1,000 किलोग्राम जीवाणु जो है अगर मरते हैं, मतलब वो मर जाते हैं, तो उससे निकलेगा 400 किलोग्राम कार्बन और 140 किलोग्राम नाइट्रोजन मिलेगा जमीन को, और 30 किलोग्राम फॉस्फेट। अगर 1,000 किलोग्राम सूक्ष्म जीव मरते हैं तो। और तो इसकी काउंटिंग कैसे करेंगे? 1 मिनट तो वो बाद में बात करेंगे काउंटिंग। अब ये इतना मैं उसके भी मेथड हैं। और मैंने कल ये भी कहा था कि एक परसों
कि एक हेक्टेयर में लगभग 3000 किलो बैक्टीरिया हो सकते हैं, जीवाणु। एक हेक्टेयर में तो 1 एकड़ में लगभग लगभग 1200, 12 दूनी 24, हाँ 1200 करीब केजी, अगर एक बहुत अच्छी प्राकृतिक मिट्टी है, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं। और तो आप समझो, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, ये उसके बात करेंगे डिस्कशन, है ना। और इसके अलावा अगर हम, ये मैंने बोला कि ये केवल जीवाणु हैं आपकी जमीन में और वो मरते हैं, तो वो क्या जमीन को, पौधे को देते हैं, इसका कहीं जिक्र नहीं होता है ना। जब हम, अब मैं बात करूंगा उसके बाद में। इसके अलावा अगर नाइट्रोजन के सोर्स क्या हो सकते हैं, अगर आप कोई भी दलहनी फसल उगा रहे हैं तो 30 से 60 किलो पर एकड़, मैं एकड़ की बात करूंगा यहाँ पे, पर एकड़ जो है 30 से 60 किलो नाइट्रोजन उससे भी आता है। और जो हमारे जैव अवशेष रह जाते हैं जमीन के नीचे, जड़ें, वो भी जब डिकम्पोज होंगी उससे भी नाइट्रोजन आएगा। केंचुओं की गतिविधियों से करीब 126 किलोग्राम नाइट्रोजन आता है पर एकड़, अगर केंचुए एक्टिव हैं तो। केंचुए एक्टिव हैं, रेगुलर काम कर रहे हैं, और ये 140 किलोग्राम मैंने कहा इससे आ सकता है। और मतलब, और कहाँ से आता है पता, बारिश के में जब वर्षा ऋतु में जब बिजली कड़कती है, उससे भी 34 किलोग्राम नाइट्रोजन जमीन में आता है। ये भी मतलब एक आंकड़ा है कि जब बारिश में बिजली कड़कती है तो उससे नाइट्रोजन जमीन में आता है। इसके भी आंकड़े हैं। और एक एकड़ में अच्छी से अच्छी फसल के लिए, एक फसल के लिए ज्यादा से ज्यादा 80 से 100 या 120 किलोग्राम नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये नाइट्रोजन के सोर्सेज तो हैं प्राकृतिक रूप से। अब उसको एक्टिवेट कैसे करें, उसको हम कैसे, मतलब क्या हमें ये एक्टिवेट करने के लिए कुछ विशेष तो नहीं करना पड़ेगा। तो कल मैं शायद, हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज सागर रावले जी, देखें, सागर रावले जी नहीं जुड़े हुए हैं शायद। कल मैं उनसे बात कर रहा था, काफी कम लोग हैं आज। तो कल मैं उनसे बात कर रहा था कि क्योंकि मुझे अपने, जब हम वो कर रहे थे, केस स्टडी बना रहे थे जैविक किसानों की, तो मुझे सागर रावले एक ईमानदार और अच्छे किसान, जो कि बिल्कुल सत्य और अपने बात पे अडिग रहते हैं, वो कि भाई मैं ऐसा करता हूँ, मतलब लग जाता है कौन किसान, बिल्कुल। तो मैं उनसे बात करता रहता हूँ बार बार, कई दफे। रंजना जी तो फोन लगा लें सागर वाले जी को। नहीं, मैंने बात की थी, तो हो सकता है कोई बात नहीं। मैं कि वो उनसे अभी लेटेस्ट जो मैंने इंफॉर्मेशन ली, वो कह रहे थे कि मैं इसलिए नहीं जोड़ता हूँ कि मेरे को वो, जब वो हुई थी ना कि बताया कि यार वेस्ट डिकम्पोजर जो है मत बोलना आप, वेस्ट डिकम्पोजर, ये पॉलिटिकल इश्यू था। और पता नहीं क्यों, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे किसान वेस्ट डिकम्पोजर यूज कर रहे हैं। और वेस्ट डिकम्पोजर एक कल्चर है, जिस तरह के गौ कृपा अमृत है, उसमें विभिन्न जीवाणु जो गोबर से लिए गए हैं, ऐसे ही वेस्ट डिकम्पोजर में भी जीवाणु लिए गए हैं। वो एक कल्चर है,
और वो उसी का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने मेरे को उनके पास करीब-करीब 30-40 एकड़ ज़मीन है, काफ़ी ज़मीन है मतलब एग्ज़ैक्ट में नहीं पर ऐसी 30-40 एकड़ ज़मीन है। और वो उनका कहना ये है कि मैं केवल जो 4-5 एकड़ जो मैं वो हल्दी उगाता हूँ, उसमें ही मैं केवल वो डालता हूँ जो हमारी गोबर की खाद बनती है जो गाय-वाय उनके पास काफ़ी है। जो गोबर की खाद बनती है और जो हम वो वो मैं केवल हल्दी में डालता हूँ, बाकी में मैं कुछ नहीं डालता। केवल वेस्ट डिकम्पोज़र अच्छा जीवामृत भी नहीं। मैं पूछा था कि क्या जीवामृत टाइप का, कि उसमें गोबर भी डालते हैं जब बनाते हैं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। केवल मेरे पास वो उसका कल्चर है, उस कल्चर को मैं बार-बार डालता हूँ, ज़मीन में भी डालता हूँ हर पानी के साथ, स्प्रे भी करता हूँ और उसके साथ वो आपको पता होगा वो पत्थरों का भी अर्क, वो उनका एक ड्रम में पत्थर भरे हुए हैं और उसमें वो वेस्ट डिकम्पोज़र डालते हैं, उसका अर्क का वो भी मिला देते हैं उसमें। और बोला कभी-कभी मैं ज़्यादा नहीं 2-3 बार एक फसल में एक बनाता हूँ जिसमें गोबर डालता हूँ और थोड़ा बकरी की लीद और घोड़े की लीद बोला मैं एक प्रिपरेशन है मेरा और इसको मैं लिक्विड फॉर्म में बनाता हूँ और 2-3 स्प्रे इसका भी मैं करता हूँ। हाँ, इसके अलावा हम ज़मीन में ना कोई खाद डालते हैं मतलब जैविक खाद और ना वो जीवामृत डाल रहा है। हाँ, क्रॉप राहुल जी रोटेशन 1 मिनट उपस्थित होने वाले हैं। क्या? वो आ रहे हैं राहुल जी। हाँ, तो वो कुछ नहीं डाल रहे हैं और उनका उत्पादन जो है ऑप्टिमम है। ऑप्टिमम का मतलब है कि जो आस-पास के जो अ केमिकल किसान हैं, उनसे ज़्यादा है, वो दावा करते हैं कि उनसे तो दावा है ज़्यादा है। अभी वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ पे जो है तूर तो खराब ही हो गई, तूर जो है पीली पड़ गई थी, सबकी पड़ गई थी। मतलब ऐसा नहीं है कि वो उसका असर कोई जैविक में हो रहा है या केमिकल वालों पे ज़्यादा असर हुआ। तो ये जो है मतलब वो उत्पादन भी उनका घटा नहीं है, पिछले 2-3 सालों में जो हम देख रहे हैं, उत्पादन बढ़ ही रहा है। और मैंने बोला नाइट्रोजन डेफिशिएंसी महसूस होती है, तो उन्होंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं लगता है और लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात है, उनकी जो फसल जो उगा रहे हैं, वो बहुत हाई नाइट्रोजन या फास्फोरस डिमांडिंग या हाई न्यूट्रिएंट डिमांडिंग फसलें नहीं। वो उगाते हैं एक तो हल्दी उगा रहे हैं, हल्दी को तो खैर चाहिए, उसमें वो डाल भी रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर या जो खाद वाद लेकिन दूसरा तूर उगाते हैं वो चिया एक क्या कहते हैं चिया एक पौधा वो भी वो उगाते हैं तो वो जो जिससे अच्छा फायदा होता है उनको और बाकी दलहन उगाते हैं और गेहूं भी उगाते हैं तो गेहूं में भी अच्छा उत्पादन है लोकल कोई वैरायटी वो उगाते हैं सागर और उसका 16-17 कुंटल वो लेते हैं तो मक्का उन्होंने नहीं उगाया है मक्का थोड़ा हाई न्यूट्रिएंट डिमांडिंग क्रॉप है तो उनका फसल चक्र देखें तो बहुत ही सुंदर है क्योंकि वो ज्यादातर दलहन ही उगा रहे हैं बीच में थोड़ा सा मोनोकॉट मतलब अदलहन का भी समावेश है जिसमें एक तो हल्दी है और एक चिया है एक गेहूं है अगर हम उनका क्रॉपिंग सिस्टम देखें तो इसमें ऐसी भी क्रॉप हैं जो गहराई तक जिनकी जड़ें जाती हैं और ऐसी भी हैं जो थोड़ा लाइट उसमें जाती
तो सवाल यह है कि बाहर से न तो गोबर की खाद डाली, न क्या कहते हैं केवल कल्चर पे वो अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। और मिट्टी उनकी बहुत अच्छी है, वो उनका वीडियो भी था उस समय भेज रखा, उस समय तो हमने देखा था कि मिट्टी बिल्कुल बहुत ही सॉफ्ट है। तो वो उससे ये उपस्थिति भी निष्कर्ष, है और सर। फिर आदर मैंने जो है, हाँ, सागर कुछ साहब कह रहे हैं? उपस्थित भी है सदन में, हाँ, उपस्थित हाँ, है, हाँ, सदन हाँ। में है। हाँ, हाँ, मैं सागर जी को कल कहा था, मैंने कहा कल हम थोड़ा नाइट्रोजन पे बात हुई, तो अभी मैं कह रहा था सागर जी कि आपका जो खेती कर रहे हैं वेस्ट डिकम्पोज़र ही आप डालते हैं। अ, ज़्यादा क्या, और आप कोई जीवामृत नहीं डाल रहे हैं। आप थोड़ा-सा वो पत्थरों का अर्क बना रहे हैं, और गोबर की जो खाद है वो केवल आप उसमें डालते हैं, क्या कहते हैं, हल्दी हल्दी में, हल्दी की। हल्दी में। जी तो क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी जी, सही है सर। और ये वेस्ट डिकम्पोज़र को आप बार-बार पानी के साथ भी डालते हैं, स्प्रे भी करते हैं, जी और इसी कंटिन्यू। से आपकी फसल होती है ना? जी 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 सर, कंटिन्यू मेरा वेस्ट डिकम्पोजर ही माध्यम है, जैविक का जो मेरा जैविक खेती करने का जो तरीका है, या केवल और केवल वेस्ट डिकम्पोजर है। बाकी मैं नहीं बनाता हूँ, और जो भी निविष्ठा बनाता हूँ सारी मैं वेस्ट डिकम्पोजर के साथ में ही बनाता हूँ। और हाँ, मुझे। आपने कहा कि मैं 2-3 बार मैंने कहा था ना कि वो बकरी और जी घोड़े की लीद और हाँ गाय का गोबर मिला के आप उसको वेस्ट डिकम्पोज़र के साथ फिर जी जी, बनाते हैं, उसमें। हाँ, और उसमें उसका भी बनाता हूँ। 2-3 स्प्रे करते हैं, तो वो उससे शायद वो नाइट्रोजन की पूर्ति आपकी होती होगी। जी, हम उसे एनपीके का माध्यम बताते हैं, जैसा बकरी के इसमें जो लीद होती है उसमें भी सारे तत्व पाए जाते हैं, घोड़े की लीद में भी सारे पाए जाते हैं। वैसा तो हर किसी जो ये होती है, गोबर होती है हर किसी जानवर की, तो उसमें ये सारी चीजें सिर्फ किसी किसी में कम या किसी में ज्यादा होती है। तो हमें उसके अच्छे रिजल्ट भी मिल रहे हैं, और जैसा मुर्गी की खाद भी हम उसमें डालते हैं, तो उसमें भी अच्छा। हाँ, हाँ। हाँ, तो वो सारा स्रोत है जो हमें मिल रहा है। तो हमें बाकी जैसा नत्र की या नाइट्रोजन की कोई ऐसी आवश्यकता, जैसा मेरा गेहूं भी होता है, तो उसमें जो हुँ। ग्रीनरी होती है वो बहुत ज्यादा, यानी कि ग्रीनरी होती है, और वो अलग से, जैसा यूरिया की जो ग्रीनरी है वो अलग से है, और इसकी जो ग्रीनरी है ऐसा एक अलग सा एक महसूस होता है फसल में। आप जाओ या दूर से भी देखो तो आपको वो फसल का कलर देख के आपको अलग सा कुछ पता चलता है कि नहीं, ये अलग ही कुछ दिख रहा है। ग्रीनरी एकदम अलग मिलती है उसमें। हाँ, हमारे उसमें एक कलर है ना, धानी कलर बोलते थे उसको। जी, यानी कि जो अरे अलग आपने से। सुना होगा, हम वो नाम ही उसका धानी कलर है, वो धान में अच्छा। ही दिखता है। हाँ पहले हाँ हाँ। बोलते थे, अब तो लोग अच्छा। भूल ही गए। वो हाँ वो हाँ। जो वही कलर होना भी चाहिए। हम्म। तो और फसलें आप मेनली उगा रहे हैं, क्या कहते हैं, तूर आपने जी, कहा, और एक सोयाबीन गेहूँ आप सोयाबीन है, कम। तुअर है, यानी कि तुअर है, हल्दी है, गेहूं है, चना है, अभी चिया सीड्स भी लगा रहा हूँ 2 साल से मैं। हाँ। हाँ, हाँ। मक्का वगैरह चना नहीं उगा रहे लगाते। नहीं, मक्का नहीं होती है, क्योंकि हमारे इधर जंगली सुअरों को ज्यादा तकलीफ है, जैसा कल आपसे बात हुई थी। हैं। हाँ, हाँ। हाँ, और थोड़ी और बहुत। क्या उगाते हैं? बाकी तो नहीं है कुछ, अब यही सब चीजें रहती है हमारी हाँ, हाँ। मेनली पैटर्न। ज़्यादा हाँ। दलहनी फसलें हैं आप। जी जी। और आप क्रॉप रोटेशन भी करते हैं, बिल्कुल ध्यान रखते हैं इसका, कि हाँ, भाई कॉपर। जहाँ मैंने इस समय हल्दी लगाई है, वहाँ दूसरे दफ़े क्या जी, कहते अगले हैं। साल। अगले साल वहां हल्दी नहीं होगी, या जहां हरहर तुअर लगाई हुई है तो उस साल वहां पर वो तुअर नहीं आएगी, वहां चना आएगा। चने के जगह अगले साल वहां तुअर आएगी। सोयाबीन तो खैर हर साल वही रहेगा, सिर्फ हल्दी के खेत में चने सोयाबीन का चेंज हो जाएगा। और अभी हुँ। चिया मिल गया है, तो अभी एक और हमारा अभी चेंज हो जाएगा, जैसे जिससे फिर और एक खेत और चेंज हो जाएगा उससे, चिया सीड से। अच्छा, अच्छा, हाँ। हाँ, और और वो आपका चिया सीड्स उत्पादन में। आप अन्य किसानों के परिप्रेक्ष्य में कैसा है? नहीं, काफी। जैसा वो मेरे जो पड़ोसी है उनके, एक तो उनके बराबर में है, या उनसे एक आधा 2 क्विंटल ज्यादा ही मिलेगा मुझे। उनसे नीचे तो नहीं हूँ। हाँ, तो नीचे मतलब तो नहीं हूँ। जो केमिकल कर रहे हैं। जी, केमिकल कर रहे हैं, जो केमिकल टोटली 100% केमिकल कर रहे हैं।
हाँ, एक एक अभी जैसा एक जो पड़ोसी है जिनको मैं बार बार बोल रहा था पिछले 6 साल से, तो वो अभी पिछले साल से वो कन्वर्ट होना, मेरे मैं उनके तरफ ना जाते वो मेरे तरफ आना, उनका यानी कि ये दिख रही है अभी मेरे, क्योंकि अभी उन्होंने हल्दी में उसका यूज करना शुरू किया है वेस्ट डिकम्पोजर का, हम्म, तो उनको भी अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। और अभी इस साल हम्म, की बात है, सिर्फ मेरा जो बांध होता है सिर्फ बीच में बांध है, और अभी मेरे खेत में आप अभी नागर चला सकते हो, और उसके खेत में ऐसी पोजीशन है कि उसके नागर यानी कि चलना मुश्किल है, उसके खेत में अभी नागर हो नहीं पा रहा है उसमें, टायर जगह हम्म। पर ही घूम रहे हैं, और बहुत बड़े बड़े उसके ये निकल रहे हैं, जो ढेकले निकलते हैं वो बहुत बड़े बड़े निकल रहे हैं, और मेरे एकदम छोटे छोटे और एकदम सॉफ्ट है, और उसमें काफी मात्रा में जो ये मट्टी है मेरे उसमें केचुए के छेद भी बहुत मात्रा में है। जी। जी, जी। मैं हाँ। यही प्रूफ यही बताना चाहता था आपको, मैंने यही बोला था कि आप कर रहे जी। हैं हम्म। और आपका उत्पादन घटा भी नहीं है ना? नहीं, नहीं सर, बिल्कुल नहीं रेगुलर घटा। आप ले रहे हैं, है ना? जी, जी, जी। ऐसा तो नहीं है कि पहले साल तो खूब आया फिर अब कम हो रहा है। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं सर, वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। हुँ। जी। और इस साल तो जैसा इसीलिए चने मैंने में सर, आपको चने में इस क्या? साल जैसा चने में हमारे इधर वो ये हुआ था, क्या बोले अपन, फॉग गिरी थी, सूखी फॉग, जैसा धुआरी। हाँ, हाँ। हाँ, तो वो सूखी गिरने के बाद में काफी नुकसान होता है, और हमारे इधर काफी चने में काफी ज्यादा हद तक के नुकसान है लोगों का, जहां पर हुँ, हर साल जो लोगों को 8-10 क्विंटल का जो एवरेज आता है, उनको 4-5 के एवरेज के ऊपर नहीं है। जिनका प्रॉपर स्प्रेइंग हुआ वो बात अलग हो, बाकी मैक्सिमम लोगों का एवरेज, जो मेरा बेल्ट है मेरे खेत के जैसा 2-3 किलोमीटर का, तो वहां पे काली जमीन है, और वहां पर ये दुआरी जब गिरती है तो थोड़ी उसकी मात्रा ज्यादा ही होती है, बाकी जो हल्की जमीन हो या उससे, क्योंकि काली होने की वजह वहाँ ठंड भी ज्यादा होता है, तो वहां पर जो नुकसान काफी ज्यादा हद तक है, 5 के ऊपर, या एक आधा दो 6 या 7 में होगा, बाकी मैक्सिमम एवरेज टूटा हुआ है। तो लेकिन मेरा एक खेत में, मुझे 4 एकड़ में मेरा लगभग 9.5 का एवरेज बैठा है, और एक खेत में जहां मेरी स्विंग पतली यानी कि उसका कम सीड रेट कम हुआ था, तो वहां पर मुझे 6.5 का ही लगा है, लेकिन बहुत ज्यादा यानी कि एरिया में देखा जाए तो बहुत अच्छा निकला मेरा एवरेज सर। जी। जी, जी। तो वही मैं बोल रहा था हम्म। कि प्राकृतिक खेती से जी। क्या कहते हैं, आप उत्पादन ले सकते हैं और वो ले भी रहे हैं किसान। और मैंने हाँ। शैलेंद्र जी से भी बात की थी, तो वो तो कहीं बिजी थे, थोड़ा ही बात हुई, लेकिन वो आज जुड़ नहीं पाएँगे। अच्छा। अ, वो हिमाचल के कृषक हैं, वो उन्होंने पॉली हाउस के अंदर कर रहे हैं वो शिमला मिर्च की खेती, हाइब्रिड बीज लगा रहे हैं, लेकिन वो हम्म। वही सुभाष पालेकर वाली तकनीक अपना रहे हैं। उन्होंने इसको मैकेनाइज़ भी किया है और उससे वो काफ़ी संतुष्ट 100% संतुष्ट हैं कि हाँ, इससे खेती हो सकती है। तो मेरा कहना बेसिक ये है कि ये जो फंडा है, जो हम बोलते हैं, यो अगेन हम वो उस पे आ जाते हैं कि नाइट्रोजन अलग कर देते हैं, फॉस्फेट अलग कर देते हैं, जी। पोटाश अलग कर देते हैं कि ये जो है हम कहाँ से इसकी पूर्ति करें? जी अगर सर। हम होल सिस्टम अपना रहे हैं, जी। माइक्रोबियल बेस, और उसको प्रॉपरली अपना रहे हैं, कि बार-बार उसको डाल रहे हैं, जी। चाहे वो कोई भी कल्चर हो, चाहे वो एसटी हम्म। कंपोज़र हो, चाहे हम जीवामृत डाल रहे हैं, चाहे हम घन जीवामृत डाल रहे हैं, या ये गौ कृपा अमृत डाल रहे हैं, अभी जी। तक तो हम्म। इसमें जो है नाइट्रोजन की पूर्ति स्वतः ही होती है। और इसका मैंने बताया है कि जीवाणु की जो संख्या है वो अगर बढ़ती है तो नाइट्रोजन स्वतः ही उपलब्ध होता है, और साथ में केंचुए एक्टिवेट होते हैं, तो नाइट्रोजन स्वतः ही उत्पादन नाइट्रोजन का होता है। अब जी सवाल सर। ये है कि हमारी क्रॉपिंग पैटर्न कैसा है? ये भी हम्म। महत्वपूर्ण है। और क्रॉपिंग पैटर्न थोड़ा-सा इंटेंसिव है, तो उसमें थोड़ा दिक्कत होगी, तो हमें बाहर से नाइट्रोजन, अगर हमें फ़ील हो रहा है कि नाइट्रोजन कम पड़ रहा है, तो बाहर से नाइट्रोजन देने की आवश्यकता है। और बाहर से नाइट्रोजन देने के लिए, जैसे शरद जी पहले भी कह रहे थे कि कोई यहाँ पे मुर्गी की मीट का कोई खाद बना रहा है ना? जी। और इस तरह की चीज़ें जो कि ये भी करते हैं कि 2-3 चीज़ें मिला के स्प्रे कर लेते हैं या पानी के साथ डाल देते हैं। तो इससे नाइट्रोजन की एडिशनल पूर्ति हो सकती है और होती है। और मैंने और भी मेथड मैंने बोला था कि भाई
एक तो ये है कि जो भी बायोमास हमारे खेत में होना चाहिए, और शरद जी का जो समस्या है, क्योंकि वो मक्के की खेती करते हैं, तो मेरा एक सुझाव है कि अगर आप मक्के के साथ मिक्स क्रॉपिंग अगर संभव है, मुझे नहीं पता है कैसे, मैंने यहाँ पे मक्का की इतनी बड़ी खेती तो होती नहीं है, तो उसमें दो चीज, सिर्फ दो ही चीज हो सकती है जो उसके साथ काम कर सकती हैं, या वो तो खैर सर्दियों में होता है बरसीम, लेकिन रिजिका एक पौधा है, रिजिका, जिसको हम अल्फा अल्फा कहते हैं। अल्फा का मिक्स क्रॉपिंग हो सकती है जो नाइट्रोजन की पूर्ति जमीन में कर सकता है, तो रिजिका या अल्फा अल्फा, और ये बहुत ज्यादा बढ़ता भी नहीं है, ये डैमेज नहीं करेगा आपके पौधे को, अम, अ, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा 1.5-2 फुट होता है, और वो तब होता है जब ये खुले में है। अगर ये किसी फसल के बीच में अगर इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, और इसमें दुनिया में जितने भी नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है इसकी पत्तियों से लेकर जड़ में, और नोड्यूल्स जो बनते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन रिपोर्टेड है कि ये फिक्स करता है हवा से। और इसको अगर आप ट्रायल करें उसके लिए, मक्के के साथ बोने, मक्के के जब आप मक्का बोते हैं तो इसको भी बो दें साथ में, और ये उसके बीच जो स्पेस है उसमें अगर ये जम जाता है अच्छा होता है। मैं ये नहीं कह सकता कि, क्योंकि मैंने तो ये एक्सपेरिमेंट किया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इससे भी नाइट्रोजन उपलब्ध होगा मक्के के लिए जैविक तरीके से। तो इससे हम करेंगे, और ऊपर आपको एडिशनल नाइट्रोजन की कुछ आपको डालना पड़ेगा, जमीन भी आप डाल सकते हैं, या फिर इस तरह की तरल खादों, क्योंकि तरल खादों में ज्यादा अवेलेबिलिटी होती है न्यूट्रिएंट की, तो तरल खादों का प्रयोग करके इसको आप बार बार खेत में अगर डालेंगे तो नाइट्रोजन की पूर्ति होनी चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ, ऐसा मेरा वो है। और ये ये सोचना कि कैसे नाइट्रोजन मिलेगा जब हम कुछ डाल ही नहीं रहे, तो मैंने उसकी प्रक्रिया समझाने की कोशिश की कि भाई, अगर आप खेत को इस तरह से मैनेज करते हैं कि उसमें केंचुओं की एक्टिविटी बढ़ जाती है, और केंचुओं एक्टिविटी तब बढ़ेगी जब उसमें रेगुलर जीवामृत या इस तरह के कल्चर रेगुलर पड़ते रहेंगे, और काफी पड़ते रहे, खेती जैसे आपकी क्रॉपिंग पैटर्न है, तो उतना ही ज्यादा आपको डालना पड़ेगा। और वैसे ये रिकमेंडेड है सुभाष पालेकर द्वारा, जो जीवामृत डालते हैं, कि भाई 3 दफे कम से कम पड़ना चाहिए, तो आप 6 दफे डाल सकते हैं, और 1 एकड़ में आप प्रयोग करके देखें कि इसमें रेगुलर आप इस तरह की खादें डाल रहे हैं और उसमें क्या रिजल्ट रहता है, तो फिर एक सर हमने निकल पड़ेगा, क्योंकि जी सर हमने 1 एकड़ में जब नर्मदापुरम में कार्यक्रम हुआ था, तो उसके बाद जी गेहूं लगाया था 1 एकड़ में, जी जिसमें कि कोई भी केमिकल नहीं डाला, और वो सीधा केमिकल से जैविक में आया है वो खेत, एक टुकड़ा। और अभी कटने वाला, मेरे ख्याल वो गेहूं शायद उसमें हीरा मोती लगा है तो 5 कुंटल होगा। अभी हाथ से कटाई चल रही है उसकी, और उसको थ्रेसिंग हाँ किया जाएगा। तो सर हाँ, उसमें प्रोम डाला था हमने, यहाँ पे प्रोम बनता है बनखेड़ी में। अच्छा लेकिन सर वो प्रोम से लगा नहीं कि उसका फास्फेट पूरा हुआ, ऐसा फास्फेट की हाँ। कमी रही। और यूरिया जो दही वाला करके देखा था, तो वो दही से कोई इफेक्ट नहीं आया, बिल्कुल जीरो रिजल्ट रहा उसका। नहीं, वो तो मैं भी मानता हूँ, क्योंकि और ये रावली जी भी कह रहे थे, मुझे पता नहीं है कि दही से कुछ होता है। यहाँ हाँ, सर वो ये एक चीज डिकम्पोजर तो का पक्का है जरूर कि रहेगा इसका। दही से जो है ना, दही या छाछ से जो है फंगल बीमारियां कंट्रोल होती हैं, जो फंगस जी होता है वो कंट्रोल होता है, हाँ, ये इसमें कोई शक नहीं। और थोड़ा पर बहुत उसमें तो उसमें नाइट्रोजन की पूर्ति तो नहीं होती सर कहीं से कहीं। नहीं नहीं होती है। तो ये जो आपने मतलब अभी प्रयोग किया है, तो उसमें ये जी सब जैविक जो तरल खाद जो डाल रहे हैं, वो प्रॉपर हाँ डाली सर, थी। जीव अमृत ये अपना ये डाला सर, घन अमृत, जीव अमृत, ये सब डाला उसमें। बहुत बढ़िया।
लेकिन हाँ सर हाँ वो ये अभी आपने जो बताया ना कि इतने जीवाणु मरने से नाइट्रोजन पूरी होती है, ये नॉलेज नहीं थी हमको। ये अब आपने बताया, मतलब वो जितना ज्यादा नहीं, डालेंगे उतना ये फायदा तो है, एक ऐसा हुआ ना। ये दिखता तो है नहीं, हम ना माइक्रो को देखते हैं, पर ये जी तो जी। स्टडीज हुई है, ये तो स्टडीज में निकल के आता है कि भाई इस तरह से इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा। तो ये मेरा मतलब ये जो दिखता नहीं है, जिसको हम जी प्रूफ भी नहीं कर सकते हैं, ये आप साइंटिफिकली प्रूफ भी करना थोड़ा कठिन है। लेकिन ये मतलब ये प्रक्रिया है जमीन में, ये प्रकृति में है ये प्रक्रिया, क्योंकि प्रकृति ये तो हमारे भारत में कहते हैं कि पृथ्वी अन्नपूर्णा है। तो जी। उसमें अगर सही हम ढंग से एक्टिवेट करें माइक्रोब्स को और विशेषतः केंचुओं को, अगर सही एक्टिवेशन उनका हो रहा है। मैं रावली जी से ये भी पूछ रहा था कि जब क्या कहते हैं बरसात नहीं होती है, तो क्या तब भी आपको वो केंचुओं का कास्ट दिखता है ऊपर आपके खेत में, जैसे कि आजकल? तो उनका कहना ये है कि भाई वो जब मैं डालता हूँ तरल खाद, तो जब डालते हैं जीवामृत या ये वेस्ट डिकम्पोजर वो डालते हैं, तो उस समय भी जो है दिखते हैं, उस समय वो कुछ उसके कास्ट दिखते हैं, छेद दिखते हैं कि केंचुआ एक्टिव हुआ है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और केंचुआ एक्टिव होना मतलब कि जो नीचे 3 फीट तक की जो मिट्टी है, सर मैंने अभी 3 फीट फोटो तक शेयर की। किए दिनेश सर जी से, उसमें जैसा छेद काफी दिख रहे हैं, वो फोटो मैंने अभी दिनेश सर को शेयर किए व्हाट्सएप हाँ पर। हाँ। जी तो वो जो एक्टिविटी है केंचुओं की, वो 3 फीट तक होती है। तो 3 फीट नीचे जो न्यूट्रिएंट है, क्योंकि मैंने कहा कि कोई भी फसल है ज्यादा से ज्यादा 1 फीट ऊपर की जो लेयर होती है उसी से न्यूट्रिएंट आता है। तो वो 3 फीट नीचे की न्यूट्रिएंट, वो क्योंकि वो नीचे रहते हैं, नीचे से खा के ऊपर आते हैं, ऊपर डालते हैं, तो एक ओवर हॉलिंग करते हैं वो जमीन की, तो 3 फीट के न्यूट्रिएंट वो उसको मिलते हैं। और साइंटिफिकली ये आ, ये देखा गया है कि आधे फीट में 6 इंच में कितना फॉस्फेट होता है, तो वो लगभग 12 से 1600 नाइट्रोजन फॉस्फेट होता है। वर्जिनल वर्जिनल मतलब कि प्राकृतिक रूप से जो मिट्टी बनी होगी, तो वो कम से कम 1200 या 800 से 1600 के बीच फ्लक्चुएट करता है, ये होता है। और ये अनअवेलेबल फॉर्म में होता है, अवेलेबल फॉर्म में नहीं होता है। और वो अवेलेबिलिटी उसकी जो है पीएसबी और इस तरह के जीवाणु उसके उपलब्ध कराते हैं। और ये धीरे धीरे, मैं कह रहा था पहले भी, कि कम होता जाता है, क्योंकि अगर खैर ऊपर की मिट्टी है तो उसमें जरूरत पड़ेगी फॉस्फेट की। तो मुझे ये भी लगता है कि जैसे आप इंटेंसिव खेती करते हैं, 2 दफे मक्का उगाते हैं, तो आपको रॉक फॉस्फेट का भी प्रयोग करना चाहिए। रॉक जी फॉस्फेट का प्रयोग करने की जो है विधि थोड़ा चेंज करनी पड़ेगी। इसको गोबर के साथ और अन्य जो वो मैटर है, जैसे फार्म वेस्ट हम कह सकते हैं, या पत्तियां हो गई, इसके साथ मिला के इसको पहले डिकम्पोज किया जाए और फिर इसको डाला जाए खेत में। तो इस ये क्योंकि फॉस्फेट बहुत जरूरी होता है इसके लिए, गन्ने के मक्के के लिए। तो इसको भी आप डालें वहाँ आपके नजदीकी, मेरे ख्याल से सागर बहुत ज्यादा दूर नहीं, वहां से ला के एक दफे रख दिया, एक ट्रॉली जो भी है, और जी। उसको आप रेगुलर रूप से डालेंगे तो इस न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। क्योंकि ये अगर हम इसको अलग अलग तोड़ेंगे, मतलब कि नाइट्रोजन अलग से हम डील कर रहे हैं, वो अलग करें। हाँ, नाइट्रोजन बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूरा दुनिया जानती है। नाइट्रोजन अगर थोड़ा भी कम पड़ गया तो पौधे की सेहत पे बहुत फर्क पड़ता है। और बाकी चीजें तो हैं ही, लेकिन नाइट्रोजन क्योंकि ये वोलेटाइल है। दूसरा, ये कैसे पैदा होगा, तो जैविक में ऐसे ही पैदा होगा। जैविक में वो केंचुओं की एक्टिविटी से आएगा। आपका कितना आप न्यूट्रिशन जमीन को डालते हैं, किस फॉर्म में, ऑर्गेनिक कार्बन के फॉर्म में। अगर आपको अरे इसमें लगता ये है कि यार ये कल्चर कम का हो रहा क्या महत्व होता है सर? जैसे है, राइजोनियम कल्चर, जैसे मूंग में और ये तो राइजोनियम ये कल्चर। तो डाल सकते हैं, देखो।
ये तो खैर डालना ही चाहिए आपको। राइजोबियम तो तब डालना है ना जब आप राइजोबियम सिर्फ क्या कहते हैं मक्के में नहीं काम करेगा। राइजोबियम तो केवल दलहन में काम करेगा। हाँ, मूंग मक्के मूंग में में तो डाल रहे आपका थे इसे मूंग। मक्के में आप अगर थोड़ा सा प्रयोग करें तो जी एसिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर आप नोट कर सकते हैं। ये C4 जी प्लांट में बहुत अच्छा नाइट्रोजन बनाता है। सर। एसिटोबैक्टर C4 प्लांट में काम करता है। एसिटोबैक्टर भी एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, लेकिन ये नाइट्रोजन फिक्स करता है गन्ने में, सोरगम में, मतलब इसमें ज्वार में, और जो मैंने कहा C4 प्लांट में ज्यादा नाइट्रोजन फिक्स करता है। तो एसिटोबैक्टर अवेलेबल है, जी आप ढूंढ सकते हैं। तो एसिटोबैक्टर अगर इसको डालें एज ए न्यूट्रिएंट, एज ए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, और एजिटोबैक्टर है। ये एसिटो अलग है, एजिटो अलग है, जेड वाला। अच्छा अच्छा। एजिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, स्यूडोमोनास, ये तीनों जो है ये भी नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। तो जी ये भी आपको डाले तो इससे भी नाइट्रोजन। और दूसरा मैंने कहा रिजिका का भी आप थोड़ा देख लें। रिजिका मतलब अल्फा जी अल्फा सर। का भी देख लें कि अल्फा जी अल्फा आप थोड़ा सीड लाके आप आधा एकड़ में, 1 एकड़ में एक्सपेरिमेंट करें तो 1 किलो सीड लगेगा 1 एकड़ में। इसको पहले ही छिड़क दो, ये अपना जमता रहेगा। और ये कोई डैमेज नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता ये डैमेज करेगा। ये थोड़ा और ये इसमें 2 वैरायटी हैं अल्फा अल्फा में। एक तो सर्दियों में होती है छोटी, उसका ड्यूरेशन 6 महीने है, और एक 2-3 साल चलती है। वो बस यहाँ राजस्थान में बहुत उगाते हैं। राजस्थान में इसको एज ए फॉडर उगाया जाता है। और जी जी। तो इसको भी ट्राई कर सकते हैं नाइट्रोजन बढ़ाने के लिए खेत में। तो जी सर। ये जी, तो मेरा तो कहना यही है कि नाइट्रोजन बढ़ाया जा सकता है। और इसके अलावा जो है, जो भी जितने भी आपकी दलहनी चीजें होती हैं, चाहे वो वीड है कोई दलहनी, मैंने कहा था वो तरोटा, ये वीड्स को काट के इसके एरियल पार्ट में भी प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन होता है। इसको आप और यहाँ तक कि साइंटिफिकली ग्रास कटिंग जो होती है, इसके ऊपर भी जो है नाइट्रोजन होता है। तो इसको भी हम सड़ा के, मतलब सड़ा के तो नहीं कह सकते, डिकम्पोज करके, इसको वेस्ट डिकम्पोजर में करें या जीवामृत में डिकम्पोज करें, इसको डिकम्पोज करके भी हम नाइट्रोजन प्राप्त कर सकते हैं एडिशनल। तो नाइट्रोजन के बारे में तो मैं इतना ही जानता हूँ कि कैसे पूर्ति होगी। लेकिन बाहर से अगर आपको डालना है तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा किस में होता है? ये मुर्गी की बीट में, बकरी की लीद में, भेड़ की, बकरी की, गोबर में बहुत कम होता है। जस्ट वो जी सर। 1% भी नहीं होता, आधा परसेंट। तो इनमें 6-7% तक होता है। तो इसका उपयोग किया जा सकता है, इसका स्प्रे किया जा सकता है छोटी स्तर अवस्था में। और एक और मैं बात बताऊं कि कोई भी क्रॉप्स की 3 स्टेज होती हैं। एक ग्रोथ स्टेज होती है जब वो जमता है, एक उसकी पोलार्डिंग स्टेज होती है जब वो फूलता है, एक आप हर पौधे में देख मिलेगा कि एक उसकी ऐसी स्टेज होती है जिसमें वो बहुत तेजी से पत्तियां निकालता है, पोलार्डिंग बोलते हैं उसको। गेहूं में तो उसको दूसरी तरह से हम देखते हैं, उसमें कल्ले निकलते हैं, लेकिन गन्ने में तो सिंगल ही निकलता है। तो गन्ने में वो, लेकिन ग्रोथ की स्टेज होती है वो तेज ग्रोथ की, वो आती है 35 से 40 दिन के आसपास, 30 से 40 दिन। उस स्टेज में भी पौधे को एडिशनल न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है। और वो स्टेज अगर पकड़ दी कि ये स्टेज कब है, तो उसमें आप थोड़ा एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट अगर पौधे को देते हैं, चाहे जमीन के थ्रू, स्प्रे के थ्रू, तो पौधा उस स्टेज को 10-15 दिन या 20 दिन, 30 दिन में पार कर लेता है। तो उसमें वो ताकत आ जाती है कि वो आगे की ग्रोथ कर सके, तो आगे उसमें उतनी दिक्कतें नहीं आएंगी। और तीसरी स्टेज होती है फ्रूटिंग स्टेज, जब उसमें फल आने शुरू होते हैं या उसके बीज बनना शुरू होता है, तो उस स्टेज में भी जो है न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। तो उस समय थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होती है कि ज्यादा उसमें जमीन में भी न्यूट्रिशन पड़े, या स्प्रे से दे रहे तो स्प्रे से न्यूट्रिशन।
तो इस तरह से मैनेज किया जा सकता है। तो मैं इतना ही बोलूँगा कि जो हमारे किसान लोग कर रहे हैं और जो हम इतने दिनों से चिल्ला रहे हैं कि भाई प्राकृतिक खेती करनी है, उससे उत्पादन लेना है, तो अ, विश्वास रखना पड़ेगा कि भाई हाँ, प्राकृतिक खेती से हमें उत्पादन हो सकता है, लेकिन वो चीज़ें फ़ॉलो करनी पड़ेंगी, रेगुलर करनी पड़ेगी। आपको बार-बार वो चीज़ें ज़मीन में डालनी पड़ेंगी। आपकी मिट्टी इतनी पुलपुली होनी चाहिए, उसका रिज़ल्ट आपको दिखना चाहिए। जैसे कि राहुल जी कह रहे हैं कि अ, मतलब जो मैं कह रहा था कि जंगल में जाओ तो हाथ से खोदे तो मिट्टी जो है इतनी पुलपुली हो जाए, इतनी सख्त ना रहे। वो तभी हो सकती है जब आप उसमें ऑर्गेनिक मैटर डालेंगे, आप उसमें इस तरह का जीवाणु कल्चर डालेंगे और बार-बार डालेंगे, ऊपर भी देंगे स्प्रे के थ्रू और नीचे भी डालेंगे, तो तब मिट्टी उस तरह की हो पाएगी कि जो आपको इन 2 तत्वों को विशेषतः केंचुआ और माइक्रोब्स को वो सर ये ट्राइकोडर्मा भी एक्टिवेट कुछ कर नाइट्रोजन पूर्ति करता है क्या? नहीं, ट्राइकोडर्मा एक फंगस है और फंगस मैं आपको थोड़ा फंगस भी बता दूं। ट्राइकोडर्मा एक फंगस है और ये जो है ये जो है पौधे को फफूंद रोग से बचाता है और ये नेचुरली होता है जमीन में। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि अपनी जमीन में ये जो पैटर्न है ये तरल खाद का या जो खाद हम बनाते हैं प्लेन्स में गोबर की खाद उसमें जो वेस्ट होता है फार्म वेस्ट पत्ती या लकड़ी या इस तरह की चीजों का समावेश कम होता है तो वो अच्छी खाद नहीं मानी जाती है साइंटिफिकली। हमारे पास जो जो नाडेप कंपोस्ट आपने सुना होगा, नाडेप कंपोस्ट बनाते थे, अब बनाते हैं कुछ लोग। तो वो जो खाद होती है वो ज़्यादा बढ़िया होती है क्योंकि उसमें उसमें ड्राई चीज़ें भी होती हैं। तो हम जो खाद बनाएँ घर में जितने भी जानवर हैं, उसमें मतलब 50-50 होना चाहिए। खा गोबर के साथ आपका जो अ, अन्य चीज़ें जैसे पत्तियाँ या कुछ और चीज़ डंडियाँ, पत्तियाँ, सूखी चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि जो फंगस है, फफूंद है, जो हमारा बेनिफिशियल फफूंद है, जिसको हम माइकोराइज़ा भी कहते हैं, ये माँग करता है कि उसको ड्राई लीव्स मिले। ये इसका ये उसी पे मल्टीप्लाई होता है। तो जितना सख्त चीज़ें होंगी, जितनी भी सख्त चीज़ें होती हैं प्रकृति में, चाहे लकड़ी हो, चाहे क्या कहते हैं हार्ड से हार्ड चीज़ जो कि गल जाती हैं, सड़ जाती हैं, वो सब फफूंद या फंगस उसको गलाता है। उसमें बैक्टीरिया का रोल बिल्कुल भी नहीं होता है। बैक्टीरिया खा ही नहीं सकता है हार्ड चीज़, सूखी चीज़। आपने देखा होगा कोई भी सूखी चीज़ जब तक वो गलती नहीं है तब तक उसको बैक्टीरिया या डिकम्पोज़िशन उसका बहुत हार्ड होता है, नहीं हो पाता। जितना हम ग्रीन चीज़ें यूज़ करेंगे तो बैक्टीरिया जो है ग्रीन कुछ भी हरा चीज़ उसको अगर हम कोई सैलरी बना रहे हैं उसको खाएगा बड़ा अच्छा, लेकिन सूखी चीज़ों को नहीं खाता। तो सूखी चीज़ों को केवल फंगस खाता है और फंगस भी बेनिफिशियल फंगस होते हैं। वो उसको खाते हैं, उसको सड़ाते हैं, उसको डिकम्पोज़ करते हैं। तो अ, वो भी ज़रूरी है क्योंकि फंगस हमारी ज़मीन में नहीं होगा। फफूंद का होना भी ज़मीन में ज़रूरी है। स्पेशली जो हमारी एनुअल खेती है उसमें 10 से 15% फफूंद होना ज़रूरी है। और वो फफूंद का रोल ये है कि वो हमारे पौधे को नेमाटोड या इस तरह की जो बहुत सारी बीमारियां हैं जो कीड़े-कूड़े होते हैं या पौधे को स्ट्रेंथ देना होता है, इसमें उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो हम केवल सैलरी पे ही डिपेंड ना रहें, तो मेरा कहने का मतलब है कि उसमें हमें सूखी पत्तियाँ या सूखी चीज़ें या फार्म वेस्ट जो सूख जाता है, उसको मिला के खाद बनाना भी ज़रूरी है, स्पेशली अगर हम अच्छी खेती करना चाहते हैं और प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं। जी। सर ये पॉली हाउस के अंदर ग्रोथ ज्यादा होती है प्लांट की और यील्ड ज्यादा आती है, इसका क्या कारण होता है? जो पॉली हाउस होते हैं जो ऊपर से
उनका कहना है कि दोनों टाइम भोजन मिलता है प्लांट को। ऐसा क्या है सर? दोनों टाइम भोजन, देखो ऐसा है, आजकल आपने CFL सुना होगा ना, CFL। हाँ CFL एक सर। जो हम LED पे आ गए। हाँ सर जी सर। तो CFL जो लाइट होती है ना, जी इसमें अल्ट्रा वायलेट रेज भी होती है, अल्ट्रा वायलेट। जी। और जो अभी तरीके चल रहे हैं कि किस तरह से ज्यादा हम उत्पादन लें, अगर आप CFL लगाए पॉली हाउस में, तो पौधा रात को भी उसमें फोटोसिंथेसिस हो सकता है ना। देखो, हाँ फोटोसिंथेसिस से ही खाना बनता है। तो जी CFL लगाने से उसमें रात को भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है और उत्पादन तो बढ़ेगा ही फिर, है ना। दूसरा, वहां पे जो है ना, पॉली हाउस के अंदर हम कंट्रोल कंडीशन में कर रहे हैं, और सभी जी कंडीशंस में उत्पादन नहीं बढ़ेगा। वो है कि अब जैसे अब टेम्परेचर बाहर जो है 40 डिग्री चल रहा है, तो उस पॉली हाउस में तो कुछ भी होने वाला नहीं है। ये तो आपको मालूम। लेकिन सर्दियों में जब टेम्परेचर जी कम रहता है, तो उसमें ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलता है। नीचे हम खाद भी अच्छी डालते हैं, है ना। तो जी उस सर। वजह से, और फिर जिस तरह की आजकल पॉली हाउस में खेती हो रही है, मैं तो वो बिल्कुल एक दिक्कत आएगी पॉली हाउस के अंदर, पॉलिनेशन की। तो उसका जी भी तोड़ निकाला है वैज्ञानिकों ने। या जो मैं खीरा खीरा जो ज्यादातर मैंने देखा पॉली हाउस में उगाते हैं, तो वो वेराइटी अलग, मतलब वेराइटी क्या, वो उसको मानव द्वारा उसको पार्थेनोकार्पिक खीरा होता है। वो खीरा उभयलिंगी का होता जो है। है, अभी इंडिया में बन रहा है कि नहीं बन रहा मुझे जानकारी नहीं, लेकिन वो अभी विदेश से आ रहा है वो बीज। और एक एक दाना, एक बीज जो है, जो ककड़ी का, जो खीरे का है, वो 2 रुपए का पड़ता है। और जी सर। महंगा होता है वो। और उसको लगाते हैं तो उसको पॉलिनेशन की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आपने देखा होगा कि कद्दू बरगी या जितने भी बेल हमारी होती हैं, चाहे वो तोरी है, कद्दू है, लौकी है, खीरा है, इसमें नर और मादा 2 तरह के फूल निकलते हैं। तो जी मादा सर। और नर में जब पॉलिनेशन होता है, तो तब फल बनता है। लेकिन ये जो वैरायटी है, ये जो बीज है, ये पार्थेनोकार्पिक सीड बोलते हैं हम इसको, ये डेवलप किया गया है। इसको पॉलिनेशन की जरूरत नहीं है उसमें। कुकुम्बर में, मतलब ये जो खीरा है, उसमें नर और मादा दोनों एक ही फूल में होते हैं। तो उसको सर पॉलिनेशन की, बाहर से क्रॉस पॉलिनेशन की जरूरत नहीं है। किसी कीड़े की जरूरत नहीं है जो पॉलिनेट करे, उसको जरूरत ही नहीं है। तो वहाँ सर देखा होगा नर्मदा। आपने, तो वहाँ पे वो बहुत अधिक मात्रा में लगते हैं, और उसका कारण है ना। सर तो नर्मदापुरम में एक पाली वो हाउस नई लगाया टेक्निक, था। वो टेक्निक है, वो तो एक वैज्ञानिक ने पार्थेनोकार्पिक, और वो बीज भी तैयार किया जाता है। और उसका मैंने किसान को बताया भी था, राजस्थान में उगाते हैं काफी इस तरह कि भाई आप भी ऐसा बीज पैदा कर सकते हैं। तो किसान ने किया भी, भले ही कम निकलता है वो। जैसे एक ककड़ी के अंदर तो 150-100 बीज होते हैं। जी सर। तो लेकिन वो निकलेगा 5-10 बीज, और वो सर निकलते हैं, है ना। लेकिन जी। वो सर निकलते तब है नर्मदा। जब उसको क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं। तो ये सर भी मतलब, नर्मदापुरम में एक पाली हाउस राजपूत जी का लगा था। तो उन्होंने सर हम्म, टमाटर लगा दिए, तो वो पॉलिनेशन नहीं हो पाया। तो वो टमाटर की वेजिटेरियन ग्रोथ तो बहुत हुई, 12-13 फीट का हो गया। लेकिन वो टमाटर नहीं फल पाया सर। तो हाँ, उनसे तो मेरी पॉलिनेशन मुलाकात। नहीं हुआ ना। हाँ, तो मेरी मुलाकात पॉलिनेशन हुई नहीं तो सर हुआ। उनका। अगर वो अंदर ये कुछ रखते, क्या कहते हैं, कोई एक एक ये मधुमक्खी होता है, का वो। मधुमक्खी का रखते, अंदर ही रखना पड़ेगा, तब पॉलिनेशन होगा। तो पॉलिनेशन की दिक्कत अंदर तो आती है उसमें। तो अ, तो अब सर जैसे उनका शिमला पॉलिनेशन मिर्च नहीं हुआ लोग सर। उगाते हैं ना पॉली हाउस के अंदर, तो शिमला जी। मिर्च तो उसमें मेल फीमेल अलग नहीं होता है। तो उसमें कोई हाँ, वो तो दिक्कत नहीं बहुत आती। अच्छी है। अब उसमें जी कोई सर जी। दिक्कत नहीं। लेकिन कुकुम्बर, वैसे मैं आपको बताऊं, टमाटर भी वैसे ही है। टमाटर में भी वैसे दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि टमाटर में भी तो कोई जरूरत नहीं है उसकी।
पॉलिनेशन पर की, उन्हें बड़ी क्रॉस दिक्कत आई पॉलिनेशन। सर उनको बहुत। अब ये क्या दिक्कत आई, ये कोई तो सर टेम्परेचर उन्होंने का क्या या किया फिर, हमने उनको बोला कि आप बारिश में धनिया लगाओ, तो धनिया से आप अच्छा पैसा कमाओगे। तो सर हाँ उनका इतना लोन बढ़ गया कि वो माइंड से बहुत परेशान हो गए कि मेरा पाली हाउस का किस्त आ गया है। और वो फिर यहाँ टमाटर वालों पे उन्होंने केस वेस भी डाला लीगल, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ। लेकिन उनका जो हमने अच्छा, धनिया का हाँ, उनको इसमें दिया। एक दिक्कत आ सकती है, क्या है कि आजकल बाजार में हाइब्रिड सीड, डेफिनेटली हाइब्रिड सीड लिया होगा उन्होंने। हाँ हाइब्रिड लिया। और वो लाख रुपए किलो होता है, मतलब हाँ बहुत ऐसे महंगा लिया, होता है ना। बहुत बहुत महंगा महंगा होता फीस है। लिया। और ये इसकी ये अलग है। ये तो एक दफे आपने सुना होगा, बिहार में मक्का हाइब्रिड लोगों ने लिया और पूरा फेल हो गया। पूरा बड़ा जी इश्यू सर। हुआ था, 3-4 साल पहले की बात है। तो ये तो सर कंपनियों के बीच जो है ना, ये तो इसमें जी कोई जी। रेगुलेशन भी नहीं है। रेगुलेशन होना चाहिए कि आप अगर ये दावा कर रहे हैं कि हमारा बीज इतना उत्पादन देगा, और वो तो पता रहा है कि वो देगा ही नहीं, क्योंकि क्लाइमेट और उसके हिसाब से जरूरी नहीं है जहां उन्होंने प्रयोग किया होगा वहां की क्लाइमेट और यहाँ की क्लाइमेट में फर्क पड़ता है। उस वजह से वो फेल हो गया होगा, ऐसा तो हो जी सकता है। जी, सर। फेल हो सकता है, क्योंकि ये तो दूसरा इश्यू है। इसीलिए जो है, हम कहते हैं कि अपना बीज होना चाहिए, है ना। और अपना मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि अपना हाइब्रिड भी होना चाहिए। हाइब्रिड सर किसान खुद बनाए और बना सकता है, क्योंकि जो भी हाइब्रिड बीज बनता है वो अभी अ, चाइना में बनता है, काफी मात्रा में कोरिया में बनता है। ये सब किसान सर बनाते हैं। हमने मक्के का हाइब्रिड बीज बनाया, उसमें सर हम्म, 6 लाइन फीमेल की और 2 लाइन मेल की लगती है। और हाँ वो हाँ सर फीमेल के उसमें फूल काट दिए जाते हैं, और हाँ हम हाँ लोग हाँ, रस्सी ऊपर से जो ऊपर मेल। पोलन काट देते हैं, हाँ ऊपर जो और जो निकलता मेल है है। ना। हाँ और जो मेल है सर उससे फिर हम रस्सी चला के उसको हाँ हाँ सुबह 5 बजे रस्सी चलाते हैं सर उसमें। तो उसका मेल जो है उस पे गिरा देते हैं अपने फीमेल वाले पे। तो हाँ हाँ ऐसे हाँ पॉलिने उसका वो करवाते हैं सर। हाँ हाँ, तो वो तो हम लोग मेथड हाइब्रिड आपको सीड। बता, आप बना रहे हैं, आपके पास सर दोनों तो लाइन है। हाँ दोनों लाइनें हाँ, सर, दो हम लाइन बीज खुद होती है ना उसमें, बनाए एक हैं। मेल मेल होता है, एक फीमेल लाइन होती है। तो फीमेल लाइन आप रहने देते हैं, मेल लाइन काट देते हैं उसका ना, हाँ और हाँ वहां जी से सर। पॉलिनेशन होता और है वैसे। वहाँ पॉलिनेशन और होता है सर जी। हाँ हाँ, ये तो और मक्के वैसे में तो बहुत सरल है, सबसे सरल है, क्योंकि मक्का में तो आप वो रस्सी भी नहीं चलाएंगे क्योंकि तब भी सर मक्के का क्लाउड बनता बीज है बहुत बिल्कुल। महंगा मिलता है, 300-400 रुपए हाँ किलो मिलता है वो बीज सर। तो फिर हमने सोचा ये बीज का पैसा बचाया जाए और इसमें हाँ, महंगा मिलता है। और आप जो उसका मेल। सेपरेट लाइन भी देखो, दो लाइन का आपके पास बीज है ऑलरेडी माना। तो एक जी सर। जो फीमेल लाइन है उसको, फीमेल लाइन को आप अलग रखें। मतलब अगर, जी क्योंकि जी। मक्का एक ऐसी चीज है, इसमें 1 किलोमीटर दूर तक भी पॉलिनेशन होता है। तो हाँ ये बात है। हाँ, दूर तक भी हो जाता है ना क्रॉस पॉलिनेशन। ये तो क्लाउड की तरह, मतलब बादल की तरह उड़ता है, बहुत ज्यादा इसमें पोलन बनता है। तो नहीं तो इस समय ये करते हैं सर, इसमें इस समय कोई इसमें मक्का आप लगाता नहीं। आप दोनों लाइन, ये बीज आपको बार बार लेने की जरूरत पड़ती है कि आप वही रखते हैं। नहीं सर ये मेल को लेना पड़ता है 2 साल बाद करीब। मेल फीमेल तो हाँ, मिल तो जाता है आप और मेल मेल को अगर नहीं लेना चाहते हैं तो मेल को आप कंट्रोल कर सकते हैं। वो मेल आप अगर अलग उगाएंगे तो वो भी फल देगा डेफिनेटली, हाँ वो भी देता है ना सर, भुट्टा देता है। देता है ना। तो वो सिर्फ वो कंटेमिनेटेड हो जाता है अगर उसके आसपास आपकी मक्के के खेत है जी जी जी। और आप खुले में उगा रहे हैं, तो जी आप वो कंटेमिनेटेड हो जाता है और वो दूषित हो जाता है। तो उसको आपको ऐसी, या तो उसको कंट्रोल कंडीशन में उगाना पड़ेगा मेल को, कहाँ, जहाँ जो है या तो पॉली हाउस के अंदर, है ना, या फिर बहुत जी। दूर, जहाँ दूर दूर तक जो है क्या कहते हैं मक्का नहीं है, कोई भी दूसरी नहीं सर इस वैरायटी नहीं। समय लगाते हैं तो इस समय कोई मक्का लगाता ही नहीं है हाँ, या तो ऐसा, इस हाँ, समय। ये हाँ बिल्कुल। लोग तो इस मौसम समय आप चेंज उस करके मेल को लगाते भी हैं। मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फीमेल को भी जी जी। मल्टीप्लाई कर सकते हैं अलग से,
दूर लगा के ना, जी और फिर जी सर। जरूरत नहीं पड़ेगी आपको उसको, तब नहीं जी खरीदने सर। की जरूरत। हाँ वही है सर, वो समस्या से हम इस बार लग रहा है कि पार पा जाएंगे ऐसा। जी जी जी। तो बहुत कीमती सर जानकारी मिली सर। इस समय मूंग में वो राइजोनियम डलवा रहे हैं हम, जो आपको बता रहे थे ना। वो तो डालना ही चाहिए, राइजोबियम ठीक है। देखो पहले तो मैंने कहा कि अगर आप प्राकृतिक रूप से जो कि जैसे सागर रावले जी कर रहे हैं खेती, वैसे कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल फॉर्म, क्योंकि उसमें रेगुलर आपको पानी के साथ कल्चर डालना है, खेत को इस तरह से मेंटेन करना, और क्रॉप रोटेशन भी कुछ खेतों में अगर कर रहे हैं अच्छा, तो जी सर। फिर तो नेचुरली होता है वो खेत में आपका राइजोबियम एक दफे डाल दिया तो वो हमेशा रहता है। राइजोबियम ऑलरेडी होता है ना, खेतों में ऑलरेडी होता है, तो वो तो बनता ही है, क्या कहते हैं। लेकिन ये मेथड से कुछ ना कुछ, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं कि राइजोबियम कल्चर को बीज के ऊपर लगा देते हैं, और जैसे ही वो बीज जर्मिनेट होता है तो वो कल्चर वहां पे जीवाणु ऑलरेडी पड़ा हुआ है, वो राइजोबियम, तो वो तुरंत उसके अंदर घुस के वो उत्पादन शुरू कर देता है नाइट्रोजन का। तो क्योंकि सर वो एकदम पास में पड़ा हुआ है, तो सर फायदा तो उसका होता ही है, वो करना चाहिए, अगर अवेलेबल है तो जरूर करना चाहिए। सर सर सर। जी। तो सर ये और जो इसमें जी सर ये जीव अमृत, और उसमें आप बता रहे थे कि उतनी मतलब मात्रा में वो डेड हो जाती है और नाइट्रोजन पूरी हो जाती है, तो कितनी जी भी मात्रा डाली जा सकती है क्या 1 एकड़ में? उसका बिल्कुल। कोई वो नहीं है, मतलब कोई साइड ताराचंद इफेक्ट? बेल जी तो 3000 लीटर बोलते हैं, और मैं जी इसलिए मानता हूँ ताराचंद बेल को कि वो दिखाते भी हैं कि मैंने ये, उन्होंने 60 क्विंटल आपने लिया ना, उन्होंने भी लिया 60 क्विंटल गेहूं, हाँ, पचास उन्होंने भी साठ लिया जी। क्विंटल हाँ, उन्होंने इसी तरीके से लिया है, और जैविक तरीके से, और वो प्रूफ भी करते हैं, किसान को भी मिलाते हैं, तो इसलिए मुझे विश्वास है उन पे। और लेकिन वो कहते हैं कि भाई आपको जो 200-400 लीटर से नहीं, बस 1000-1500 लीटर, 2000 लीटर आपको पर एकड़ आपको डालेंगे, तो तब आपको रिजल्ट मिलेगा। और मेरा भी मानना ये है कि अगर आप खेत में मतलब बिल्कुल पुलपुलापन रहेगा, तो मतलब वो स्थिति पैदा करनी है जो जिसमें कि केंचुए एक्टिवेट हो सके, और माइक्रोब जमीन के अंदर एक्टिवेट हो सके, माइक्रोब, तो वो तब वो स्थिति बनती है ना, तो उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर चाहिए। एक तो ऑर्गेनिक मैटर आपके होना चाहिए खेत में, और नहीं नहीं है ऑर्गेनिक मैटर तो उसका कम, जैसे कि रावले जी तो बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर नहीं डाल रहे, तो ऑर्गेनिक मैटर नहीं डाल रहे हैं तो हमें बार बार कल्चर डालना है, जी सर। बार बार कल्चर डालना है, तो बार बार कल्चर मैं डालेंगे ना तो जो आपका भी। सर पहली बार मतलब सदन आपसे जानकारी मिली कि माइक्रोब के जो मरता है और उससे फिर नाइट्रोजन मिलती है। ये मेरे को इतने मतलब इतने सालों में फर्स्ट बार आज आपके सर आपकी क्लास से अनुभव हुआ। मैं सोचता था कि ये हाँ हाँ नाइट्रोजन की पूर्ति होती कैसे है सर? भाई, आप ये लगा लो, अगर एक हम सोयल साइंटिस्ट की बात करें, तो जैसे ये रावले जी खेती कर रहे हैं, या कोई और बहुत सारे हमारे किसान खेती कर रहे हैं, तो वो बाहर जी से सर। तो कुछ नहीं डाल रहे हैं। अब बाहर से हाँ कुछ नहीं डाल रहे हैं, और बहुत ज्यादा गोबर की खाद भी नहीं डाल रहे हैं। पता है क्या, अगर आप वो जो हमारे साइंटिफिक जो एग्रीकल्चर साइंटिफिक कम्युनिटी की सोच किस तरह की है, वो जो सर। है क्या करते हैं, क्या कहते हैं कि भाई गोबर में आधा आधा परसेंट नाइट्रोजन है, या मैक्सिमम एक, ठीक है। तो हम्म। हमारे फसल को, सपोज आपकी मक्का की फसल को 100 किलो नाइट्रोजन चाहिए, तो सर। कितना डालना पड़ेगा आपको जी गोबर, तो आधा परसेंट हो गया, तो 200 क्विंटल आपको 1 एकड़ में गोबर की खाद डालनी है जी, तब आपका नाइट्रोजन मिलेगा, कैलकुलेशन। सर। तो 200 क्विंटल कौन डालेगा, या 100 क्विंटल भी कौन डालेगा, तो सर। ये खाली भ्रांतियां हैं, है ना। और जी सर। ये कैलकुलेशन इस तरह से कर रहे हैं जैसे केमिकल की कैलकुलेशन की, यूरिया इतना डालो कि यूरिया में तो इतना परसेंट होता है, तो ये सब बेईमानी है। नेचुरल खेती में या जैविक खेती में, ये सर। जैविक खेती में किस तरह से नाइट्रोजन मिलेगा वो बिल्कुल ही अलग प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया को अभी समझ ही रहे हैं वैज्ञानिक। और
क्या कहते हैं उसको, क्योंकि ये केवल भारत ही में हो सकता है, बड़े उसमें बड़े जो विकसित देश हैं वहां पे तो खेती का कोई मूल्य ही नहीं है, मतलब उसको 1% 2% उसका जीडीपी में रोल होता है, और उसको तो थाम थूम के रखा जाता है, सब्सिडी दे के, ये दे के, वो दे के, क्योंकि वो लोग पास पॉपुलेशन बहुत कम है। दूसरा क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना है कि वहां से बहुत पैसा निकलता है। हमारी स्थिति दूसरी है, हमें तो इन चीजों को बढ़ावा देना चाहिए जो कि मोदी जी दे रहे हैं, और इन चीजों के आधार पे अपनी खेती करके अपनी कॉस्ट घटाओ। अदरवाइज तो हम सारा पैसा बाजारी पे कमाना कहाँ से है, बाजार को ज्यादा देते हैं, और इसको प्रमोट भी नहीं करेगा कोई, और कोई बहुत ज्यादा बताएगा भी नहीं, क्योंकि इससे व्यापार प्रभावित होता है। बहुत सारी चीजें हैं जैसे रामदेव जी जो कर रहे हैं वो अगर सांस लेने से भी लोग ठीक हो जाए अच्छी तरह से, योग करने से लोगों की बीमारियां ठीक हो रही है, तो दुखी तो हो ही रही है दुनिया, जो क्योंकि सारी सरकारें भी दुखी हो रही है, क्योंकि सरकारों का रेवेन्यू भी फैक्ट्रियों से आता है जहां से दवाइयां बिक रही है, एक एक तंत्र बना हुआ है। ऐसे ही इसमें भी है ना। तो वो कोई नहीं चाहता है, ना सरकार चाहती है, ना क्या कहते हैं इंडस्ट्री वाले चाहते हैं, ना जो विकसित देश वो भी नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो जाए कि जैविक से ही लोग उत्पादन करें। अगर जैविक से इस तरह से करें, बिना जीरो एनर्जी खेती करें, जीरो इनपुट खेती करें, जीरो पैसा ही ना खर्च हो, तो फिर तो ये इतनी फैक्ट्रियां जो लग गई हैं, और जी ये जो नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा तो यूएसए और विकसित देशों में हो रहा है, ये वहां से ये फॉस्फेट हम मंगा रहे हैं अभी, करोड़ों टन वहां से मंगाते हैं, फिर यहाँ प्रोसेस कर रहे हैं, तो ये सब व्यापार तो बंद हो जाएगा, और सर। क्योंकि इससे रेवेन्यू भी मिलता है गवर्नमेंट को। तो ये चीजें तो मतलब कोई बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं करता है, जो पर आपने देखा होगा प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक नेचुरल नेचुरल जो स्वास्थ्य का जो प्राकृतिक तरीका है, इसको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है गवर्नमेंट से। ये तो हो रहा है अपने आप, इसलिए हो रहा है कि लोग ये जागृति हो रही है, सपोर्ट इसलिए नहीं मिलता है, इससे कोई इनकम नहीं होती गवर्नमेंट को क्योंकि जब कुछ लगेगा ही नहीं उसमें तो इनकम कहाँ से होगी। सर बहुत अच्छा सर। तो ये है आज का, मेरे ख्याल से 8-10 तो हो ही गया है, तो सर और कुछ किसी के किसी सदन को में क्वेश्चन है सर? हाँ जी सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ सर, स्वागत है सर। सर अभी तारचंद बेल जी की जो बात हुई थी, तो वो जो जीवामृत बनाते हैं उसमें वो दाल का उपयोग नहीं करते हैं, और सुभाष पालेकर जी दाल का उपयोग करते हैं, और तारचंद बेल जी उसमें मट्ठा डलाते हैं, दही डलवाते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? देखो ये क्या कहते हैं, ताराचंद बेल जी नहीं डालते हैं, मुझे भी पता है, वो बाजरे का आटा भी डालते हैं, ज्वार बाजरा कुछ आटा भी डालते हैं, उसकी जगह वो ज्वार बाजरा का आटा डालते हैं। और ये गो कृपा अमृत में भी लस्सी या दही पड़ता है ना। और वेस्ट डिकम्पोजर में जो है ऑलरेडी बैसिलस है, ये बैसिलस ही है जो एक जीवाणु है जो दही बनाता है। तो ये तो मेरे को समझ में नहीं आया, क्योंकि ये मेरे को भी समझ में इसलिए नहीं आया कि जो सुभाष पालेकर जी ने बोला कि हमें दाल का आटा डालना है, तो उसके पीछे एक थिंकिंग है कि देखो, बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, एक कार्बन और एक नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन मीन प्रोटीन। तो जो दालों में प्रोटीन होता है, कार्बन के रूप में हम उसमें डाल रहे हैं गुड़। मैंने कहा था गुड़ प्योर कार्बन है, तो कार्बन हाँ। के लिए गुड़ डाल रहे हैं, नाइट्रोजन के लिए हम वो डाल रहे हैं, दाल डाल रहे हैं, उसमें नाइट्रोजन होता है, कोई भी दलहन होगा उसमें नाइट्रोजन होता है, तो वो बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत तेजी से होगी, और वो वो जो है बहुत तेजी से होगी। और वो सब दूसरे वाले में जिसमें कि आप बाजरे का आटा डाल रहे हैं, मुझे लगता है बैक्टीरिया की ग्रोथ इतनी तेजी से नहीं होगी।
इसमें इसलिए वो हो सकता है कि वो ताराचंद बेल जी तो 200, 300, 500 लीटर की बात नहीं करते हैं। वो जब भी खेती में उस जीवामृत या उसका उन्होंने कुछ अलग नाम रखा है, तो वो डलवाते हैं तो वो बोलते हैं 1,500 कम से कम पड़ना चाहिए, 1,500 लीटर 1 एकड़ में। तो हो सकता है उसलिए ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही हो, पर इसका मेरी समझ में ये मुझे भी नहीं आया है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि उसमें दाल का ही आटा पड़ना चाहिए। उन्होंने कहा गंध तो आती है, उन्होंने कहा गंध आती है, ठीक है, जब भी प्रोटीन डिकम्पोज़ होता है तो वो गंध आती है। और इसमें एक बड़ा इश्यू ये भी है, जो मुझे लगता है कि अभी हम जो भी जीवामृत बनाते हैं ना, ये एक एनारोबिक प्रोसेस है। हमारा जो 2 प्रोसेस होती हैं प्रकृति में इसमें जीवाणु को बढ़ाने की। एक होती है एरोबिक, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में जीवाणु बढ़ते हैं, और वो ग्रुप ऑफ जीवाणु जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में बढ़ते हैं वो अलग हैं, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या बहुत कम ऑक्सीजन में जो ग्रोथ करते हैं वो अलग है। तो जो हमारी ये जीवामृत वाली टेक्निक है, और मुझे तो लगता है और भी जो कल्चर हम यूज कर रहे हैं उसमें भी जो टेक्निक है वो एनोरबिक है, अ, और एरोबिक नहीं है। और जो इसलिए एनोरबिक कल्चर जो है वो खाद के लिए रूप में तो बहुत अच्छा काम करेगा, या करेगा, वो दोनों करेंगे, ये भी करेगा वो भी करेगा, लेकिन अगर उसको हम एज ए पेस्ट कंट्रोल के लिए यूज करेंगे तो वो नहीं करेगा अगर एनोरबिक है। एरोबिक यूज किया जा रहा है पेस्ट कंट्रोल के लिए। अमेरिका में इसमें बड़ा काम हुआ है, और आप आजकल तो नेट का ज़माना है, आप एक कंपोस्ट टी वो बनाते हैं, कंपोस्ट टी। तो कंपोस्ट टी कुछ नहीं है, कंपोस्ट बनाते हैं पहले प्रॉपर तरीके से, जो तरीका है उसका, जिसमें 60 डिग्री तक टेम्परेचर जाना चाहिए, और उसमें गोबर का उनका कोई रोल नहीं रहता है। मैंने कहा उनका ध्यान ही नहीं है गोबर। तो अब तो खैर थोड़ा बहुत डालने लगे हैं, नहीं तो वो हरी पत्ती और ये सूखा कचरा, गीला कचरा, ये सब मिला के कंपोस्ट जो बनाते हैं, और फिर उसमें वो जो डिकम्पोज होता है उसको यूज करके उसको उसका रस निकाल के उसका कंपोस्ट टी बनाते हैं, और फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं। वो जो जीवाणु कंपोस्ट टी में आ गए उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। कंपोस्ट टी अगर आप ट्राई करेंगे तो उसमें एक इंस्ट्रूमेंट भी यूज होता है, एक ड्रम यूज होता है, और उसमें वो कोशिश करते हैं कि किस तरह से एरोबिक कंडीशन बनाई रखी जा सके। बुलबुले वो पैदा करते हैं उस ड्रम में। तो बाहर से हवा जाती है, वो बुलबुले पैदा होते हैं, और बुलबुलों से जो है वो उसमें जो वो कंपोस्ट टी डाल के फिर उसमें थोड़ा गुड़ डाल के उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। और उसका बहुत अंदर जाके अगर देखें तो उनका कहना ये है कि अगर ये बुलबुले भी बहुत तेजी से बढ़े ना तो बहुत सारे जीव ये जो है वो मर जाते हैं जीवाणु, वो बहुत डेलिकेट होते हैं। तो ये भी बहुत हल्के-हल्के चलने चाहिए। तो इसमें इस तरह का भी काम हो रहा है, और वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है, उन्होंने उस कंपोस्ट टी को एक वहाँ पे कैलिफोर्निया में कोई 200, 250, 300 साल पुराना पेड़ था, सूख रहा था एक पार्क में। सूख गया था ऑलमोस्ट, थोड़ा बचा हुआ था। इन्होंने उस कंपोस्ट टी को उस पेड़ पे डाला स्प्रे से, और वो जिंदा हो गया। तो उससे वहाँ पे काफ़ी ताज्जुब हुआ उनको, है ना? तो इस तरह का काम बाहर भी चल रहा है, लेकिन मैंने कहा ना वहाँ भी इसको प्रमोट नहीं किया जाएगा, कहीं भी इसको प्रमोट नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो भी चीज़ों में अगर व्यापार नहीं होता है तो उसको प्रमोशन में किसी का इंटरेस्ट नहीं होता है। तो इस पे भी हमें विचार करना चाहिए, ये एरोबिक और एनारोबिक जो कंडीशंस हैं, और तो अगर वो एरोबिक कंडीशंस में अगर हम वो कंपोस्ट टी और इस तरह की चीजें बनाते हैं तो वो एज ए पेस्टिसाइड, एज ए प्रोटेक्शन के लिए बहुत उपयोगी होता है। और न्यूट्रिशन के लिए भी स्पेशली जो हमें स्प्रे करना चाहिए वो एरोबिक कल्चर का करना चाहिए, एरोबिक कंडीशन में जो कल्चर तैयार होता है उसका। और जो जमीन में जा रहा है वो तो ठीक है, क्या होगा उसमें जो भी हम ड्रम में बना रहे हैं उसका एक चीज
उसमें बड़े क्वेश्चन है ना, उसने कहा एरोबिक मतलब ऑक्सीजन नहीं मिली और एनाएरोबिक मतलब ऑक्सीजन नहीं है। जब हम उस नॉन एरोबिक को जमीन में डालते हैं, जो कि हम जीवामृत बना रहे हैं, तो वहां वो एरोबिक हो जाता है, ये भी है। तो क्योंकि वहां फिर ऑक्सीजन उसको मिल जाती है ना, तो फिर वो एरोबिक जीवाणुओं पे काम करता है। तो वो ये भी उसमें एक इश्यू है। ये थोड़ा कि जब तक ऑक्सीजन नहीं है तब तक नॉन एरोबिक है, जैसे ही ऑक्सीजन मिली वही एरोबिक बन गया। तो उसमें वो जीवाणु आते हैं। जीवाणु तो बहुत है ना, जमीन में भी है और हवा में भी है। सर तो एरोबिक एक कल्चर क्वेश्चन। पे भी बात थोड़ा अगर हम करें आगे ना, एरोबिक कल्चर, एरोबिक तो वो हमारी खेती के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा अच्छा रहेगा और इससे हम और इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। अभी हम जो भी ये बना रहे हैं, जितने भी लिक्विड ये बना रहे हैं, ये नॉन एरोबिक है। एरोबिक क्या बना रहे हैं हम, जो खाद बनाते हैं, जो ताराचंद बेल जी की बहुत सारी प्रिपरेशन है, तो वो थोड़ा एरोबिक है। वो मुझे लगता है एरोबिक है, जो उसमें वो गेरू के साथ बनाते हैं या फिर सजीव जल बना रहे हैं, इस तरह का कुछ सजीव खाद, ये एरोबिक कल्चर है। तो ये एरोबिक जो भी खाद होगी वो अच्छी होगी नॉन एरोबिक से, और और अच्छी होगी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और था मेरा। आ, मैं ट्रैक्टर का उपयोग कम से कम कर रहे हैं, किंतु हर चीज तो हमने कंट्रोल कर दी, गाजर घास और सब कुछ, किंतु दूब घास हमसे कंट्रोल नहीं हो रही है किसी भी हालत में, बिना दबा के तो हो ही नहीं रही है। उसका कुछ सॉल्यूशन है क्या? देखो दूब घास कंट्रोल, आप दूर्वा तो ऐसी चीज है ना, आप उसको 3 महीने निकाल के बाहर रख दो धूप में कहीं भी, और फिर उसको अगर थोड़ा सा मिट्टी पानी मिल गया तो वो फिर जम जाती है। तो इसलिए उसको विशेष दर्जा दिया गया है। और इसका एक ही तरीका हम यहाँ पे अपनाते हैं। यहाँ पे दूर्वा घास जो है, अगर उसको खत्म करना है तो हम पानी में उसको 5-6 दिन डुबा के रखते हैं खेत को, तो वो समाप्त हो जाती है। आपके यहाँ पे दूर्वा घास जब अगर आप खेती कर रहे हैं तो ये स्वतः ही हट जानी चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से तो जहां भी खेती होती है दूब तो स्वतः ही हट जाती है। आप अगर आपका प्लांटेशन है, प्लांटेशन ही है आपका हमारा। प्लांटेशन है, प्लांटेशन है क्या आपका? जी जी। मतलब आप फलों की खेती करते हैं? हाँ, फलों की खेती करते हैं, 5 ईयर। तो वहां दिक्कत आ सकती है। और इसका बेस्ट सॉल्यूशन है, बेस्ट, आप उस जब जब अगर आप उसमें स्पेस है, आपके फलों के बीच स्पेस है ना, जगह है उगाने के लिए, हाँ, स्पेस है सर। तो उसमें आप हार्वेज जो बहुत हैवी, आप कहाँ से हैं? हम नर्मदापुरम से हैं, इटारसी मध्य प्रदेश से। हाँ, या तो आप कहीं बाहर से आसपास जो भी वीड होती है, जैसे मैंने वहाँ महाराष्ट्र में देखी, वो तरोटा होता है, वो बहुत वीड की तरह फैलता है। या आप जैसे पार्थेनियमी की बात करें, अगर वो बहुत है आपके आसपास, आप इसको लाइए, और जो भी आपका जितने भी ग्रासेस और जो भी आप जिसमें आप इस दूर्वा के ऊपर मल्च करिए, कम से कम आधा फीट मल्चिंग होनी चाहिए। मल्चिंग काय का, कोई भी और चीज का? हाँ, मल्च मल्च करिए, कोई भी चीज का मल्च करिए। मल्चिंग से हाँ। ये खत्म हो जाएगा, मल्चिंग से धूप खत्म हो जाती है एकदम। कोई भी घास खत्म होती है वैसे तो, लेकिन धूप हो नहीं, जाती है। मल्चिंग तो करते हैं हम, किंतु 1 आध 2 इंच का कितना करते हैं, अभी थिक आधा होनी फीट का चाहिए करते हैं। मल्चिंग? कम से कम आधा फीट की होनी चाहिए, आधा पौन। ठीक है, अभी कर देते हैं मल्चिंग हाँ, शुरू। आप करके देखो, एक छोटे से प्लॉट में करके देखो पहले। हाँ। छोटा सा मतलब 10 बाय 10 एरिया में जहाँ पे बहुत सारी दूब है, वो तो आप अभी कर सकते हैं, इतनी मल्च तो आपकी खेती में होगी। और वो होनी चाहिए आधा फीट से ऊपर, आधा पौन फीट। उसको लाइट नहीं जानी चाहिए अंदर। और ये इसको जो है अभी तो खैर आप पानी वानी तो लगाते होंगे। मल्च
ज्यादातर सूखा मल्च होना चाहिए। वो उसमें गीला भी डाल सकते हैं, वो तो खाद का भी प्रयोग करते हैं। आप अगर इस तरह की फलों की खेती कर रहे हैं तो मल्चिंग तो आपके लिए होना ही चाहिए। ये तो आपका सिस्टम में होना ही चाहिए कि मल्च आप करें। मल्च जितना ज्यादा मल्चिंग तो से करते ज्यादा हैं वो सर, करेंगे, किंतु 2 इंच 2.5 इंच इतनी मल्च कर रहे थे अभी तक। उतने से वो मरेगा नहीं, वो तो निकल जाएगा बाहर। आपको आधा फिट करनी है। चलिए हमारे इसके लिए पास सर। भले ही बाहर से एक दफे लेके आए आप, एक दफे वो निकल जाएगी खेत से। या फिर मैंने कहा कि ऑफ सीजन में जब आपका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ढैंचा, सनी, इस तरह का कोई प्लांट उगाए जो हर बीज पैदा करता हो, तो बहुत ज्यादा जो है मतलब एरियल पार्ट पैदा करता हो। इस तरह का कोई भी आप पकड़ सकते हैं। हम मेरे हिसाब से तो सनी और ढेंचा है, दो दो चीजें। अगर ये हो जाता है तो इसको फिर काट के मल्च हो जाएगा। ये इसको फिर काट लो और ये वही फैल जाएगा। इसमें और हमें जो है ऐसे अपने जो खेत हैं इस तरह के जिसमें कि फलदार पेड़ लगे हुए हैं, कोशिश ये करनी चाहिए कि लेग्यूमिनस कोई भी, चाहे वो ईड हो, कोई लेग्यूमिनस, उसको प्रोपोगेट करने की कोशिश करनी चाहिए। और मल्चिंग तो बहुत इसेंशियल है अगर आप खेती करते हैं इस तरह की, क्योंकि मल्चिंग फिर वो डिस्टर्ब भी नहीं होनी चाहिए। क्या आप उसमें ट्रैक्टर चलाते हैं? सर ट्रैक्टर चलाते हैं उसमें? ट्रैक्टर नहीं चलाते हैं सर। हाँ, वो ठीक है। ट्रैक्टर सर जो बीच की नाली है ना, उसमें चलते हैं। जो हम्म, मेड़ बनाई जिसपे पेड़ लगे हैं, उस पर ट्रैक्टर नहीं चलाते हैं। हाँ, ना ना, मेड़ पे तो खैर चलेगी ही कहाँ, और बीच में चलती है। हाँ, बीच में वो छोटा, बहुत छोटा जो ट्रैक्टर होता है 5 हाथ वाला, टिलर जिसको बोलते हैं, वो चलाते हैं। हाँ, चलाते हैं, लेकिन वो कितनी दूर होता है पेड़ से? नहीं, उससे तो नहीं होता, वो फिर ज्यों की त्यों निकल जाती है। नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था, नहीं ना, घास की बात नहीं कर रहा हूँ। घास तो मैंने कहा उसी से मरेगा, आप मल्चिंग करेंगे, पर ट्रैक्टर भी, क्योंकि मैंने भी देखा यहाँ पे भी आम के बगीचे हैं, लोग ट्रैक्टर चलाते हैं। तो आ, उस क्या होता है, मैंने जो पेड़ का जो जड़ें होती है ना, कोई भी जी पेड़ होगा, आपकी किस चीज की खेती है? हाँ, मेरे पास कौन सी चीज केला उगा रहे है, हैं? और केला, लीची और अमरूद। तो जो उसका स्पेरिकल एरिया होता है ऊपर, जो उसका एक फॉर्मूला है कि ऊपर जब 12 बजे धूप ऊपर से पड़ती है तो उसका जो रेडियस बनता है धूप, वो उसका छाया का, जी जी। तो फल। वहां तक उसकी जड़ें होती है उस पौधे की। ये मतलब एक नियम है हाँ एग्रीकल्चर सर, मैं मॉडिफाइड। एक्चुअली ये पौधा जो लगाया हूँ पालेकर साहब के मार्गदर्शन में लगाया था मैंने। जी जी जी। उनसे ही मतलब ट्रेनिंग लिया था, और वहीं लगाया था उन्हीं के हिसाब से। तो पौधों की ग्रोथ तो अच्छी है, बस नीचे जो है धूप कंट्रोल नहीं हो रहा है। वो इसी से कंट्रोल होगा, आप मल्चिंग का व्यवस्था करो। थोड़ा बहुत ठीक पैसा है। लगेगा, लेकिन आपके आसपास बरसात में तो काफी वीड हो जाती होगी। नहीं, मल्चिंग का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। धान का जो होता है वो तो बहुत वह पर बढ़ता है कम से अच्छी कम खेत में। आधा फिट होनी चाहिए। बिल्कुल कर देंगे सर अभी। हाँ, आप आधा फिट करिए। ठीक। और अब इसको फिर आप एक साल जो है बिल्कुल ट्रैक्टर भी नहीं चलाना, उसमें 2-3 साल आपको कुछ नहीं करना है। या जो अच्छा। हैरो आप पिलर चला रहे हैं, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है। आपको सिर्फ पौधे का जो स्टेम है जहाँ पर जड़ें होती है, उसको थोड़ा साफ रखना है, 2 फीट 1.5 फीट। अच्छा। इसके अलावा टोटल एरिया में मल्चिंग करनी है। वो साफ इसलिए रखना है कि वहां से फंगस घुसता है पेड़ में। उस पे तो आप चूना चूना लगाते होंगे, है ना? सर मैं बीच में बोलूँ सर? हम्म। जी जी। सर, ये जो अपनी घास है इसको अगर अपन निकाल के उसको अगर डिकम्पोजर में डिकम्पोजर करें 20-25 दिन के लिए, और उसके बाद में अपन उसका अगर स्प्रे करें, तो अपने को उसमें रिजल्ट मिल सकता है सर। सर करके देखा है ये भी मैंने वो। करके देख सकते हैं। देखो, ये जी एलोपैथी एक धर्म है जो साइंस सर से करके जुड़ा सर है। देखा है, मैंने उससे कोई तो बहुत सर रिजल्ट ये नहीं मिला। मक्के की, अच्छा सर, सर जो कितनी बार स्प्रे मक्के किया आपने के सर? पत्ते होते हैं ना, उससे मल्चिंग करो सर, बहुत जल्दी मरती है वो। कैसे सर?
जो कितनी मक्के बार की जो स्प्रे किया भुट्टा आपने उसको, भुट्टे का जो डिकम्पोजर वाला? कवर होता है ना, जिसको लोग बाग जला देते हैं, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, इस साल उसी कर जो देंगे। छूचन बोलते हैं, छूचन, हाँ हाँ हाँ। उसको डाल दें आप, कैसी भी दूबा होगी खत्म हो जाती। चलिए इस बार वही करते हैं। पर लेकिन उसको ये जो वही है कि एक ये 2 वाला फीट जो आपको फॉर्मूला है मल्चिंग ना, करना पड़ेगा। जी। ये जो कहते हैं कि उसी के जो है उसी को जिस घास को मारना है उसी को काट के उसको सड़ा के उसका स्प्रे कर दो तो घास नहीं होती है। ये वो तो पार्सली किया। थोड़ा सा देखा गया है, इसमें बहुत रिसर्च हुई है, ये बिल्कुल साइंटिफिक है। इसको हम साइंटिफिक टर्म में एलोलोपैथिक इफेक्ट कहते हैं। हमारा मान साइंस इसमें ये होता है कि वही चीज जो कि वहाँ पे एज ए वीट तैयार हो रही है उसको हम मारने के लिए उसी को एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं। और ये 100% या मैं कहूँ 50% भी इसमें सक्सेस नहीं है, पर है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। कुछ केसेस में इसमें सक्सेस भी मिलती है, कुछ केसेस में ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव करती है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये दूब के केस में करे, पर ये देखा गया है कि इसमें रिज़ल्ट मिलता है। पर जो ये दूब हटाने का मल्चिंग से बढ़िया कोई तरीका नहीं है। मल्चिंग करो आधा फीट से ऊपर, आधा पौन फीट, आधा फीट तो होना ही चाहिए। बिल्कुल उसको कोई सनलाइट नहीं मिलना चाहिए। धूप को ना जो नीचे है, वो वहीं सड़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको 2-3 साल तक वो हैरो भी नहीं चलाना, उसमें कुछ नहीं करना है आपको, बस यही मुझे तो लगता है चलाने की ज़रूरत ही नहीं है अगर आप रेगुलर मल्च डालते रहे उसमें। वो तो न्यूट्रिएंट भी है, वो आपके पेड़ों को क्योंकि ये जितने भी फलदार पेड़ होते हैं ना, जो हम 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, 1 वर्षीय हमारी ज़्यादातर ये गन्ना होता है ना? 3 महीने की, 6 महीने की फसल होती है, 1 साल की फसल होती है। उसके बाद हम पेड़ों पे आ जाते हैं, झाड़ियों पे आ जाते हैं, 2-3 साल उसके बाद हम पेड़ों पे आ जाते हैं, 8-10 साल, 15 साल के पेड़ होते हैं। तो जैसे-जैसे पेड़ बढ़ते हैं, उनके जो ये साइंटिफिकली ये देखा गया है कि उस खेत में या उस मिट्टी में फंगस की मात्रा बढ़ती जाती है और जीवाणु की मात्रा कम होती जाती है। तो जो भी फलदार पेड़ है उनको फंगस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, फंगल कंटेंट की। हमारे फंगल भी एक न्यूट्रिएंट है, जैसे माइकोराइज़ा इस तरह का। और उनका बिल्कुल उनकी अलग तो वो कैसे हम उसको प्रोपेगेट करें, उसके लिए बेस्ट होती है मल्चिंग। मल्चिंग आप बनाए रखो, उसमें कोई डिस्टरबेंस की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ थौले में थोड़ा-सा 2 फीट रखना है, उसको साफ रखना है। इसके अलावा टोटल एरिया में मल्च होना चाहिए और थिक मल्च होना चाहिए। इस तरह का मल्च नहीं होना चाहिए कि जो मिट्टी की हवा को रोके। जैसे मैं कहूँ, जैसे अगर भूसा होता है ना, जैसे कभी-कभी हम भूसा, धान का भूसा या इस तरह का बारीक भूसा कहीं पे आधा फीट डाल दें तो वो एकदम बिल्कुल रोक देता है नीचे की हवा। तो वो सुभाष पालेकर ने इसको वाप-आसा, वापसा क्या है वो कहा है, तो उसमें उसका जो शाब्दिक अर्थ ये है कि एरिएशन भी होना चाहिए। एरिएशन भी होना चाहिए उसमें, मल्च में। एकदम ऐसा मल्च ना हो कि टाइट बन जाए वो मल्च। जैसे अगर हम धान का वो डालें उसमें बिल्कुल थिक, तो वो एक ही लाइन में डालें। फुको का भी इसी तरह की खेती करता था, जो मंसूबा का फुको का जो जापान की, लेकिन मल्चिंग मल्चिंग से ही खेती करते थे। लेकिन मल्चिंग में वो ध्यान रखते हैं कि एक लाइन इधर को क्रॉस फॉर्म में हो। मतलब अगर हम गेहूँ का मल्च कर रहे हैं गेहूँ का, तो उसमें एक लाइन धन के उसमें हो, आपने थोड़ा-सा ऐसे में डाला, फिर ऐसे में डाला, तो उससे एरिएशन बना रहता है। तो मल्च में ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आज टाइम काफ़ी हो गया है। आदरणीय मुनीलाल जी से निवेदन है कि आज का समापन किया जाए। जी सर। सर, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी चल रही है। ये जो उद्देश्य है देने के उभार कार्यक्रम का, वो 100% हम कह सकते हैं, 100% किसानों के हित में सार्थक चर्चा हो रही है।
जिसका नाम अपन ने आहार की चर्चा की है। और क्योंकि आहार शुद्ध खेत से आता है और हम खेत को शुद्ध नहीं करेंगे तो आहार कहाँ से आएगा। बहुत महत्वपूर्ण आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी, 3 दिन से लगातार चर्चा चल रही है, फिर भी लगातार अभी सवाल सबके नहीं हुए हैं, मेरे खुद सवाल रह गए हैं, लेकिन 8:30 बज गए हैं, आगे और चर्चा करेंगे। चलिए, आज की युगहर कार्यक्रम में कोई विशेष किसी का कोई बात हो आदरणीय रावत जी से तो 1 आध मिनट और ले सकते हैं, बाकी हम फिर समापन की ओर चलेंगे। कल फिर चर्चा करेंगे, संवाद होगा, प्रश्न होंगे, जवाब मिलेंगे। और जो किसान कर रहे हैं, मेरे भी 3-4 सवाल रह गए हैं, लेकिन मैं कल करूँगा। जी, किसी का कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो तो सदन, सम्मानित सदन से निवेदन है कि आप अपनी बात कर सकते हैं। और इसके बाद मैं रजना जी को निवेदन करूंगा। आदरणीय दिनेश जी उपस्थित हैं। दिनेश जी को धन्यवाद कि आदरणीय सागर रावले जी को सादर आमंत्रित किया आपने और सागर रावले जी उपस्थित हुए। सागर जी को सादर प्रणाम। और शरद भैया ने महत्वपूर्ण विषयों पर आज चर्चा की। आदरणीय प्रदीपराज वर्मा जी ने चर्चा की, बाकी शेष रह गए हैं। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, वो अपनी बात रखें। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, मेरी आवाज़ आप जी तक पहुँच धन्यवाद रही हो? मुनीरा जी। जी, स्वागत है। आज बहुत अच्छी चर्चा रही। रावत जी ने बहुत वैज्ञानिक और जो किसानों के लिए उपयोगी है वो बहुत अच्छी जानकारी दी और एक बहुत कड़वा सच उन्होंने बता दिया जो सदन के लिए और हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो चीज का मार्केटिंग नहीं होगा उस चीज को बढ़ावा नहीं दिया जाता, चाहे वो देश में हो विदेश में हो। तो इसीलिए नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे चीजों को आ, कोई भी देश विदेश उसको बढ़ावा नहीं देगा, ये हकीकत है। लेकिन उसका दूसरा पहलू ये भी है कि भाई आखिर किसान तो मार्केट पर ही निर्भर है, उसके पास पैसा आएगा कहाँ से। तो निश्चित रूप से किसान के पास अगर पैसा नहीं आएगा तो उसका जो रोजमर्रा का खर्चा है, उसके बाल बच्चों का पोषण है, वो सब करने के लिए क्या क्या तरीके किस तरह से अपने को अपनाने चाहिए, इस पर जो चर्चा हो। और ताकि उसका इनकम, उसकी आय, वो तो आने का एक ही तरीका होता है कि उसकी उपज जो है वो बेची जाए और उसका उचित मूल्य उसको मिला जाए। तो इन तौर तरीकों पर क्या कर सकते हैं हम, इसके लिए निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए। वरना फिर वही होता है कि जैसा कि अभी देश में जो चित्र है कि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट अपनी बात अपने तक रख देते हैं, प्रोड्यूसर प्रोसेसर्स अपनी बात अपने तक रख देते हैं और प्राइसिंग वाली बात भूल जाते हैं, और जिसके बदौलत किसानों की खस्ता हालत है। तो इसमें सुधार कैसे लाया जाए, इसलिए योगा हर मंच का जो एक मूल है और धारणा है वो आम लोगों से अलग है, ऐसा हम समझते हैं। तो इसलिए क्या कौन से तौर तरीकों से किसानों की आय बढ़ाई जाए, क्या तौर तरीके हो, इस पर चर्चा हो, यही हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। और कल पुनः चर्चा करते हैं। और आपने जो कल मार्गदर्शन दिया और जो ड्राफ्ट तैयार किया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आगे इस पर सब पर चर्चा करेंगे। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी को सादर आमंत्रित करते हैं कि वो आए, और अगर मौसम सही हो आसाम का तो जी सबका आभार ज्ञापन करने कर सकें। जी धन्यवाद सर। बहुत महत्वपूर्ण बात अंत में आदरणीय दुबे जी ने कही कि असल में हमारी जो ऊर्जा है वो टिकी हुई है पैसे पे, लेकिन जब पैसा टिका हुआ है हमारी फसलों पे और फसलें टिकी हुई है हमारी जो नित्य प्रति की जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं, प्रक्रियाएं होती हैं उन पे। और जो ये प्रक्रियाएं हैं हम दिन प्रतिदिन उनमें निखार आ रहा है और हम योगाहार के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। एक चीज जोड़ना जरूरी है कि इतनी महत्वपूर्ण चर्चाएं हमारे योगाहार तक ही सीमित ना रहें, कुछ ही लोगों तक ही सीमित रहें, ज्यादा लोग इसमें कैसे जुड़ें, इस पे भी चर्चा का टिका होना जरूरी है। और जैसे कि आपने कहा कि सभी का मैं धन्यवाद भी कहूँ, तो बस आज एक कठिनाई है कि कीट पतंगों की आवाजाही है और कीट पतंगों की आवाजाही पर खर्च बढ़ा है और इस खर्च को कम करके किसान अगर अपना
उत्पाद बेचे, तो इस पे भी चर्चा आदरणीय दुबे जी हम करेंगे ये अगली कड़ियों में। तो 2-3 पंक्तियां मैंने नोट की थी कल कि जिसकी जड़ें जितनी गहरी हैं, शाखाएं उसकी उतनी पहरी हैं, जड़ जो धरती में गड़ती है, जीवों की संख्याएं वहां लाखों पलती हैं, केंचुआ चतुष्पाद अष्टपाद कुछ दिखते, जो राव जी ने कहा था। कुछ इतने महीन की आंखों से ओझल रहते, कई तत्व पटे हुए हैं, कई तत्व रटे हुए हैं, लिस्सी चिड़चिड़े तीखी मीठी सभी स्वाद हमने चिखे हुए हैं। बस आज एक कठिनाई, कीट पतंगों की आवाजाही, इन्हें रोकने की को जहरीले षड्यंत्र बादलों जैसे बिछे हुए हैं। कैसे हम इस जहरीली खेती से फसलों को अपनी बचाएं, फैलते कैंसर से मानव जीवन बड़ी जरूरत, इसे हटाएं। और इन पंक्तियों के साथ, जो कि रावत जी की ही पंक्तियां हैं, उनकी साथ ही में आज आदरणीय सदस्यों को जो कि अभी वर्तमान जुड़े हुए हैं, जो लेफ्ट हो गए हैं, पतंजलि की शाखाएं उप शाखाओं के सभी माननीय सदस्य, सभी आदरणीय सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में आदरणीय भगवान दास जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय किशोर दुबे जी, कल्पना बहन जी हमारी, आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आदरणीय नीलकंठ साबले जी, ओंकार नाथ जी, प्रदीप राज वर्मा जी, आदरणीय आज के हमारी मुख्य अतिथि जो लगातार 3 दिन से बने हुए हैं, आदरणीय रावत जी, आदरणीय सागर रावल जी, आदरणीय शरद वर्मा जी, तुलाराम पटेल जी, आदरणीय उमा शंकर प्रसाद जी, आदरणीय वैशाली विनायक जी, आदरणीय विनायक कुमार विनय कुमार मिश्रा जी, और योगहार रिकॉर्डिंग की टीम हमारी, आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब, आदरणीय दीदी रंजना जी, और सभी लोग जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, आदरणीय पवन जी और डॉक्टर विनोद भट्ट जी, आप सभी आदरणियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम कल की कड़ी में जुड़ेंगे और कुछ साथियों को और बढ़ाएंगे। धन्यवाद, प्रणाम। आपका भी धन्यवाद सर। और आदरणीय रावत जी का जो महत्वपूर्ण सुझाव दिया, आदरणीय रावले जी का, और सभी ने जो संवाद किया, उन सबको प्रणाम। कल मिलते हैं और कुछ साथियों के साथ मिलें। ये महत्वपूर्ण चर्चा किसानों तक पहुंच जाए और किसान आपस में चर्चा करें, तो ये सब पूरे देश भर में ये चर्चा फैल जाएगी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। जी धन्यवाद सबको, सबको प्रणाम। जी सभी को मेरा ओम प्रणाम। आज मैं शारदा मंदिर मैहर में आप लोगों को सबको दर्शन कराया मैंने, और अभी इधर से हम लोग चित्रकूट रवाना हो गए। आज से हम 20 दिन की यात्रा में नेपाल तक जाएंगे, और मेरा सभी को ओम वंदन प्रणाम अभिनंदन। जी जी जी, बहुत सुंदर, शुभ यात्रा, शुभ यात्रा। आपकी यात्राएं शुभ हो। ओम ओम। सभी सदन के लिए आशीर्वाद प्राप्त करें।